चलिए। हम कर रहे हैं वर्ल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा 19th लेक्चर है। एंड 19th लेक्चर होने का मतलब है उससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते टोटल 18 लेक्चर्स हमने कर दिए हैं। यस सर। एंड वी होप इन 18 लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर, हमने सारे के सारे नोट्स बना रखे हैं एंड हमारे सारे लेक्चर जो है वो रिवाइज भी जो है आपके पास यहाँ पे है। तो सर अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो खत्म किया। देखो ये सब्जेक्ट ना आपके पास यहाँ पे किस तरीके से चला है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या चीजें पढ़ी थी सर? हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्यूडलिज्म। क्या पढ़ा था सर? हमने सबसे पहले पढ़ा था फ्यूडलिज्म। फिर फ्यूडलिज्म का एंड हुआ, फिर हमने रिवॉल्यूशंस पढ़े कि सर किस तरीके से आपके पास यहाँ पे रिवॉल्यूशंस वगैरह आपके पास यहाँ पे हुए हैं। फिर रिवॉल्यूशंस का एंड हुआ और हमने देखा किस तरीके से आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। एंड फिर एक दिन आता है जिस दिन आपके पास वर्ल्ड वॉर 1 जो आपके पास होता है, वो वर्ल्ड वॉर 1 भी क्या होता है, एंड जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड होता है तो उस टाइम में आपके पास हमने देखा कि सर बहुत सारी ट्रिटीज आपके पास यहाँ पे होती है। एंड इन ट्रिटीज को लेकर के हमने देखा कि सर जब वर्ल्ड वॉर 1 आपके पास एंड हुआ तो आपके पास यहाँ पे एक लीग ऑफ नेशंस भी बनता है। क्या बनता है? एक लीग ऑफ नेशंस भी हमारे पास यहाँ पे जो है वो बनता है। एंड हमने इस लीग ऑफ नेशंस को कल जो है वो खत्म कर दिया था। यस सर। अब ना ये दुनिया ना बदल रही है। क्या हो रहा है? अब ये जो दुनिया आपके पास है, जो स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ठीक है बना था, वो सब कुछ क्या है अब आपके पास यहाँ पे बदल रहा है। और अब ये दुनिया आपके पास जाएगी वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ। कहाँ पे? वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ। तो वर्ल्ड वॉर 1 जो आपके पास था वो 1914 से लेकर 19 तक चलता है। एंड वर्ल्ड वॉर 2 जो है आपके पास 1939 से लेकर के आपके पास आगे तक जो है वो चलेगा। तो इन बिटवीन ये वाला जो आपके पास यहाँ पे टाइम है, जिस टाइम में बेसिकली सबकी कोशिश थी कि शांति बनाए हमको यहाँ पे जो है वो रखना है। तो और क्वेश्चन मार्क आता है कि शांति जो है वो बन करके आपके पास रही या फिर नहीं रही। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, ये जो पूरा का पूरा टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन में आपके पास वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चीजें हुई है, कैसे हम लोग जो शांति बनाए रखने वाले थे, फिर भी क्यों ऐसा क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे 1939 में वर्ल्ड वॉर की तरफ ही जो हम लोग वापस चले जाते हैं, ये हमको समझना है। बट ये समझने पर से पहले ना हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अब इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो मेजर पावर सेंटर्स हैं आपके पास है, जो मेजर मेजर पावरफुल देश हैं, वो लोग जो है आपके पास यहाँ पे जो वो क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली हमको क्या समझना है? हमको समझना है वर्ल्ड का ऑर्डर। क्या समझना है हमको? वर्ल्ड का ऑर्डर। कि अब ना नए नए दोस्त कौन बनेंगे, नई नई दुश्मनियां किसकी होंगी, है ना, किसके एजेंडाज आपके पास यहाँ पे क्या होंगे। तो हमको बेसिकली वर्ल्ड को समझना है कि 1919 के बाद से लेकर के 1939 तक कौन से देश कैसे कैसे रहे, किसका डेवलपमेंट हुआ तो किसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, कहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो कहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, किसके दोस्त कौन कौन बने, किसके दोस्त नहीं नहीं रहे, किसकी फॉरेन पॉलिसी आपके पास यहाँ पे क्या क्या रही है। करेक्ट, वो सारी चीजें जो हम लोगों को देखनी है। बेसिकली हमको समझना है कि दुनिया किस तरीके से वापस रीशेप होगी। एंड दुनिया का मतलब मेरा ग्लोब का नहीं है, दुनिया का मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशंस आपके पास यहाँ पे हैं, जो एक देश दूसरे देश के साथ रिलेशंस रख रहा है, या जो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अपना रहा है, या वो देश खुद के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है, ये सारी चीजें जो हम लोगों को यहाँ पे जो है वो देखनी है। क्योंकि जब हम वर्ल्ड के कंट्रीज के एजेंडा को समझेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि जब एजेंडा समझ में आएगा तभी उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट समझ में आएगा। यस, जब एक देश का एजेंडा समझ में आएगा तभी फिर हमको उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट समझ में आएगा। और जब कॉन्फ्लिक्ट समझ में आएगा तभी हम समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ आपके पास यहाँ पे चलते हैं। सो इस वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में हमको क्या समझना है, इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में कौन कौन सी कंट्रीज क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे कर रही है, उन सभी को जो हमको यहाँ पे समझना है। क्लियर? जैसा तो ना सर चीजें आपके पास देखो क्या क्या चीजें आपके पास हुई। तो हम ना पहले एक बार ओल्ड इंटरनेशनल सिस्टम को जब समझते हैं कि पहले जो आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम चलता था, वो सिस्टम ना आपके पास यहाँ पे कैसा था। सर कैसा था आपके पास? अगर मैं बहुत बहुत पहले वर्ल्ड वॉर 1 से भी पहले की अगर मैं यहाँ पे आपके पास बात करूं तो क्या क्या चीजें आपके पास थी। तो सर उस टाइम में ना इंपीरियल नेशंस थे आपके पास यहाँ पे, और उन इंपीरियल नेशंस के अंदर आपके पास क्या था, इंटर इंपीरियल राइवलरी थी। क्या थी? इंटर इंपीरियल राइवलरी जो है आपके पास यहाँ पे चलती है कि सर उनके अंदर आपस में ही जो है वो इंपीरियलिस्टिक राइवलरीज, अपनी अपनी दुश्मनियां जो है आपके पास यहाँ पे जो वो चल रही थी। अगर हम लोग देखें ना तो सर अंध देशभक्ति चलती थी। कैसी अंध देशभक्ति? सर अंध देशभक्ति, हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं चावनिज्म। ये शावनिज्म। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चलता था यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक एंटागोनिज्म भी चलता था। एंटागोनिज्म। तो इंटर इंपीरियल राइवलरी आपके पास चलती थी, शाओनिज्म आपके पास चल रहा था, एंटागोनिज्म आपके पास यहाँ पे चल रहा था। अगर हम लोग यूरोप को देखें तो यूरोप के अंदर ना सर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ही बहुत सारे थे। क्या थे? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ही हमको बहुत सारे जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाते हैं।
हम लोग देखते थे कि सर इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बहुत सारे आपके पास यहाँ पे अलायंसेस बने थे, एंड इन्हीं अलायंसेस के चलते हम लोगों ने देखा था कि सर यहाँ पे बहुत सारा मिलिटराइजेशन भी हुआ था। क्या हुआ था? मिलिटराइजेशन भी हुआ था। बट मिलिटराइजेशन से पहले आपके पास क्या देखने को मिलता है सर? मिलिटराइजेशन से पहले आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज बनती है, वो इंडस्ट्री की वजह से ही आपके पास यहाँ पे नए नए वेपन्स आपके पास यहाँ पे बनेंगे अलग अलग तरीके से, और मिलिट्री आपके पास यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रांग जो है वो होती है। तो इन सब के चलते हुए हमने देखा था कि इन सभी की वजह से, इन सभी की वजह से आपसी दुश्मनियां और भी ज्यादा बढ़ती रही, और दुश्मन स्ट्रांग होता रहा। और जब स्ट्रांग होता है, जब किसी के पास शक्ति आती है, तो उसको मन में आता है कि मेरे को शक्ति प्रदर्शन भी करना है, और उसी शक्ति प्रदर्शन के चलते आपके पास यहाँ पे हो जाता है वर्ल्ड वॉर 1। क्या हो जाता है? वर्ल्ड वॉर 1 जो है हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ सर? तो जब वर्ल्ड वॉर 1 आपके पास यहाँ पे, तो 1914 के तो आपके पास वर्ल्ड वॉर 1 हुआ ना। ये सारी कहानी 1914 से पहले की है, कि 1914 से पहले आपके पास ऐसा सिस्टम चलता था। फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 1914 से लेकर के 1919 तक आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 चला। एंड 1919 के बाद देखें तो इस वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, इस पूरे ड्यूरेशन में, ये जो 5 साल 4 साल आपके पास यहाँ पे गए हैं, इस टाइम में लोग ना बहुत ज्यादा डर गए। क्यों? क्योंकि ये जो लड़ाई हुई थी वो कैसी थी? वो बहुत ही भयंकर विनाशकारी लड़ाई थी आपके पास, है ना। बिल्कुल विनाशकारी लड़ाई आपके पास यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव वॉर जो है आपके पास यहाँ पे था। तो सबने कहा कि भैया अब जो है हमको क्या क्या चाहिए? शांति जो है हम लोगों को चाहिए। तो इस टाइम में हमने देखा कि जब 1919 के बाद में आपके पास ये वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, तो उसके बाद यूरोप को जो है वो रीऑर्गेनाइज आपके पास कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप जो है आपके पास यहाँ पे होता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे यूएसए जो है, हाँ सर, यूएसए एक कसम खाता है। क्या करता है? कसम खाता है, एक प्लेज लेता है कि मैं जो है वो डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करके रहूंगा। क्या करूंगा? मैं जो है वो डेमोक्रेसी को सेफगार्ड जो है वो करके रहूंगा। तो सर डेमोक्रेसी को कैसे सेफगार्ड करते हैं? अरे तुमको याद नहीं क्या? कल की क्लास में हमने पढ़े तो हैं कि वुड्रो विल्सन ने 14 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे दिए, एंड देन उन्हीं 14 पॉइंट्स के चलते हमारे पास यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस जो है वो बनाए गए थे। यस, लीग ऑफ नेशंस जो है आपके पास यहाँ पे बनाए गए थे। तो ये एक तरफा तो सारी की सारी ये चीजें चली। यस, क्लियर, समझ आया कि सर पहले वर्ल्ड ऐसा था। सिंपल है, पहले जो वर्ल्ड है वो ऐसा था। उसके बाद 1914 के अंदर हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। वो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी था, बहुत ही ज्यादा डरावना था, लोग उससे बहुत ज्यादा डर गए, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। एंड दुनिया में ये चीज हुई कि अब हमको वापस ऐसा कभी भी लड़ाई जो है वो नहीं चाहिए। सो 1919 के अंदर हम देखते हैं तो एक तरफ तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप हुआ। यूएसए ने कसम खा ली कि आज से मैं डेमोक्रेसी को जो है वो सेफगार्ड करूंगा। वुड्रो विल्सन ने अपने भाषण में 14 पॉइंट्स आपके पास बोल दिए, और उन्हीं 14 पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर आपके पास यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस जो है वो बनाई जाती है, जिस लीग ऑफ नेशन को हमने कल की क्लास के अंदर जो है वो कंप्लीट कर लिया था जैसा। उसके बाद क्या हुआ? तो एक तरफ तो आपके पास यहाँ पे ये चीजें चल रही थी, बट अगर हम दूसरी तरफ चीजें अगर देखें तो यूरोप के साथ और भी दूसरी चीजें आपके पास यहाँ पे हुई थी सर। जैसे कि देखो, वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ, तो जब एंड ऐसे ही नहीं हुआ, उस टाइम में बहुत सारी ट्रीटीज हुई। अरे हाँ सर, अभी कुछ दिनों पहले ही आपने सारी ट्रीटीज बताई थी। एंड उन सारी ट्रीटीज के अंदर एक पॉइंट रखा गया था कि आपको जो है वो डिसआर्ममेंट करना है, आपको अपनी मिलिट्री की साइज को रिड्यूस करना है, और आप फ्यूचर में कभी भी वॉर के अंदर जो है वो इंडल्ज आपके पास यहाँ पे नहीं रहोगे। और आपको जो है क्या करना है? आपको रीपे करना है। वॉर इंडेमनिटी जो है आपके पास यहाँ पे इन सारी ट्रीटीज के थ्रू लगाई गई थी। एंड मेजरली अगर आप ये देखोगे तो ये सब कुछ किसके ऊपर लगाया गया था सर? इसका सबसे बड़ा खामी जाना आपके पास भुगतना पड़ता है जर्मनी को। यस। उसके बाद हमने देखा था कि जर्मनी जो है उसको पैसे को वापस भर ही नहीं पाता। उसके लिए आपके पास डाउन्स प्लान आता है, यंग प्लान आते हैं, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो वो होती है। तो अगर मैं देखूं तो इन सब के चलते आपके पास अगर हम लोग देखें तो जर्मनी की, अगर मैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करूं, किसकी? जर्मनी की। अगर मैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करूं, सर कमर ही तोड़ दी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की तो। यस, उसको खत्म ही कर दिया। जो ट्रिटी ऑफ वर्सलीज वगैरह आपके पास यहाँ पे हुई थी, उसके थ्रू उन्होंने जर्मनी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बिल्कुल खत्म ही जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो कर दिया था। यूरोप है ना, यूरोप, हाँ सर, उस यूरोप को उन्होंने एक साइकिल के ऊपर बिठा दिया था। सर साइकिल के ऊपर? हाँ सर, गाना गाते हुए साइकिल के ऊपर जाएंगे? अरे बेटा, गाना गाने वाली 2 पहिए वाली साइकिल नहीं, उन्होंने इसको एक साइकिल के मर्द बिठा दिया था, जिसको बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? विशियस साइकिल ऑफ इकोनॉमी। के इकोनॉमी के ऐसे चक्र में उसको फंसा दिया कि वो इससे कभी उभर ही नहीं पाता। वो कभी उससे उभर ही नहीं पाता। यूरोप की कंट्रीज के ऊपर इतना इतना बड़ा डेप्ट डाल दिया, इतना बड़ा डेप्ट डाल दिया कि वो इसे कभी रीपे कर ही नहीं पाता। उनको पता था ये कभी भी रीपे नहीं कर पाएंगे, और जब रीपे नहीं कर पाएंगे तो वापस से बड़े प्लेयर्स आएंगे और कहेंगे एक काम करो ना, हमसे लोन ले लो। यस, हमको लोन ले लो। तो पहले तो तुम अपना डेप्ट का पैसा, मतलब कितनी अजीब सी बात है कि तुमको मुझे पैसा देना है, तुम्हारे पास पैसा है नहीं,
तो मैं ही तुमको लोन दूंगा, तुम मेरे से लोन लोगे, वो पैसा तुम मुझे ही दोगे, और उसके बाद मैं उस पैसे के ऊपर तुमसे ब्याज भी लूंगा। यस। तो ये कैसा हुआ, ये एक ऐसा साइकिल है जिससे आप कभी निकल ही नहीं पाओगे। यस, ये वो जो लाला जी वाला नहीं है, बिरजू भैया जिससे बोलते हैं कि लाला मेरी माँ के कंगन ला दे, वो वैसा वाला साइकिल जो है वो लगा दिया आपके पास यहाँ पे, कि जर्मनी कभी आपके पास इस साइकिल से कभी उभर ही नहीं पा रहा था आपके पास। बट धीरे धीरे करके हमने देखा लास्ट की क्लासेस के अंदर, पिछली क्लासेस के अंदर, कि कैसे जर्मनी खुद को जो है वापस आपके पास क्या करता है यहाँ पे, रीबिल्ड जो है आपके पास यहाँ पे करता है। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है कि भाई आपको एक डेप्थ के ट्रैप में फंसा लिया गया था। एक डेप्थ के ट्रैप के अंदर ही जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो फंसा लिया गया था। और इन सब की वजह से क्या हुआ था, तो इन सब की वजह से जो जर्मनी की इकोनॉमिक हालत थी, यस सर, उसकी कमर ही तोड़ दी। यस, कोई इकोनॉमिक हालत रही नहीं उसकी, कोई इकोनॉमिक हालत आपके पास यहाँ पे रही नहीं। तो जर्मनी के ऊपर बहुत बड़ा एक वॉर गिल्ट के नाम के ऊपर, किसके ऊपर, वॉर गिल्ट के नाम के ऊपर, उनके ऊपर बहुत बड़ा रीपेमेंट का आपके पास एक क्राइसिस लगा जाता है, एक पैसा रखा जाता है कि तुमको इतना सारा पैसा हमको देना पड़ेगा। एंड जब वो पैसा दे नहीं जाता, तो फिर उसको लोनिंग भी जो है वो खुद ही करते रहते हैं कि चलो चलो हम जो है आपको लोन देते हैं, और हमारे पैसों से जो है वो लोन, और उसके बाद जब वो लोन आपके पास, और जब वो लोन आपके पास यहाँ पे पे नहीं कर पाता, ठीक है, तो फिर लोन को वापस रीपेमेंट स्कीम भी आपके पास यहाँ पे दी गई थी। कौन कौन सी रीपेमेंट स्कीम्स थी आपके पास, एक तो डाउन्स प्लान था आपके पास, और एक आपके पास यहाँ पे यंग प्लान जो है आपके पास यहाँ पे दिया जाता है। तो ये प्लान्स भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। तो इस टाइम में ना आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड वापस जब रीऑर्गेनाइज हो रहा था, तो एंटायर जो हमारे पास यहाँ पे एशिया प्लस यूरोप, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड दिखता है, रशिया के इस कॉर्नर से लेकर के आपके पास यहाँ पे फ्रांस तक के पूरे कॉर्नर के ऊपर, जो वर्ल्ड था वो वापस दो तरीके से बंटने लग गया था। ठीक है, 1919 के बाद के टाइम दे रहा हूं। एक वर्ग आपके पास बन जाता है जिसको लेफ्टिस्ट बोला जाता है, एक जो है वो आपके पास यहाँ पे बन जाता है राइटिस्ट। ठीक है, राइट वाले एंड लेफ्ट वाले, सिंपल। रशिया वाले राइट वाले हो जाएंगे, इधर से वापस वापस आपके पास लेफ्टिस्ट हो जाएंगे। ये लोग बोलते थे कि सब कुछ हम कंट्रोल करके रखेंगे, ये लोग बोलेंगे कि सब कुछ हम जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो कंट्रोल करके रखते हैं। तो ओवरऑल वर्ल्ड आपके पास वापस कैसे दो पार्ट्स में आपके पास यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट। रशिया वाले और ये सब क्या बोलेंगे कि सब कुछ हम कंट्रोल करके रखते हैं, हमारे तरीके से चीजें होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे फेवर में बननी चाहिए। वहीं पे इधर फ्रांस वाले, यूएसए वाले, ये सब क्या कहेंगे, नहीं सब कुछ हमारे अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट, इसमें आपके पास पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है आपके पास यहाँ पे बंटने लग जाता है। एंड जब ये बंटने लगेगा तो फायदा कौन उठाएगा, जो बीच में चुबक दुबक करके बिठाने की जिसको कोशिश करी गई थी। यस, जब ये आपस में वापस अब लड़ने लगेंगे, तो जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था ना, कि 5 साल बाद में फ्रांस को और ब्रिटेन को बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई, आप जो है अपनी जो कहते हैं ना कि बड़े कड़क तरीके से आप अपनी पॉलिसीज को रख रहे थे जर्मनी के ऊपर, उनको आपको नरम करना पड़ेगा ताकि ये लोग रीपेमेंट कर पाए। उसी का फायदा उठाते हैं, इसी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच की लड़ाई का ये लोग फायदा उठाते हैं, और जर्मनी क्या करता है, रीबिल्ड आपके पास वापस करता है, खुद को रीबिल्ड करता है, खुद का डेवलपमेंट करता है। तो जर्मनी से यहाँ पे सीखने को क्या मिलती है पता है, कि जब आपका बुरा समय चल रहा है ना, बिल्कुल दुबक करके रहो आप, और जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही मौका मिलता है, धीरे 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 खुद के ऊपर वापस सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। जर्मनी ने यही किया, हिटलर ने वहां पर आपके पास यहाँ पे यही किया। ठीक है, पहले पहले तो जस्ट दुबक करके बैठे रहे, और जैसे ही मौका मिला, उन्होंने ट्रीटीज को मानने से आपके पास यहाँ पे इनकार कर दिया, और धीरे 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 वापस वर्ल्ड कैसे जाता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड की तरफ आपके पास यहाँ पे चला जाता है। तो समझते हैं ये सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे किस तरीके से चलती है, समझ आया ओवरऑल क्या हुआ आपके पास। 1914 से पहले की मैंने आपको कंडीशंस बताई, उसके बाद 1914 एंड 1919 के दौरान में वर्ल्ड वॉर वन होता ही है आपके पास। उसके बाद में एक तरफ तो शांति की बातें चल रही है कि भाई हमको शांति बनाए रखना है, आगे से ऐसी कोई भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वुडरो विल्सन खड़े होते हैं और बोलते हैं मैं एक बहुत ही बढ़िया सा भाषण दूंगा, 14 पॉइंट है हमारे, और 14 पॉइंट के चलते आपके पास यहाँ पे क्या बनता है, 14 पॉइंट के चलते आपके पास यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस बनती है। बट लीग ऑफ नेशंस का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। लास्ट में हमने देखा था लास्ट की क्लास में कि 20 साल तक वो शांति बनाए रखी, उसके बाद में वापस वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है आपके पास यहाँ पे हो ही जाता है। और सेम चीज आपके पास दूसरी तरफ, तो एक तरफ तो शांति की बातें हैं, दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो लेफ्ट है, जर्मनी को जो आपके पास पूरी तरीके से कुचलने की बातें यहाँ पे आपके पास चल रही थी। उसमें भी हमने देखा था कि अलाइड फोर्सेस भी आपके पास, लास्ट क्लास में देखा था कि अलाइड फोर्सेस से वो भी दो तरीके से बढ़ गए थे आपके पास यहाँ पे। फ्रांस चाहता था कि बस कुचल के ही रख दो जर्मनी को, यस, जबकि ब्रिटेन और चाहते थे कि नहीं इतना भी मत कुचलो कि कल को जो है वापस वो रिवॉल्ट ही कर दे अपने अगेंस्ट में। यस, क्योंकि जब किसी की जान पे बात आ जाती है तो वो क्या करता है, वो फिर जान बचाने के लिए कुछ भी आपके पास यहाँ पे जो है वो करता है। तो वो चीज आपके पास होती है। तो इस तरीके से हमने वर्ल्ड को उसमें भी बटे हुए देखा था, एंड धीरे धीरे हम लोग आगे देखते हैं कि तो हम लोग वर्ल्ड वॉर सेकंड की तरफ जो है वो चल देते हैं। और इस बीच क्या होगा, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट, समझ आए व्हाट इज लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट। रशिया वाले चाहेंगे कि हम कंट्रोल करके रखेंगे,
एंड इधर से फ्रांस वगैरह और चाहेंगे कि हम जो है पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। तो इन दोनों के बीच की जब लड़ाई होती है 5 साल बाद में, तो ये लोग जो है आपस में बीच में से जर्मनी और क्या करेंगे, फिर से उभर जाएंगे। यस, फिर से आपके पास यहाँ पे उभर जाता है। अब आगे समझते हैं क्या चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। तो एक एक करके ना कंट्रीज को समझते हैं कि सर आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है वो हुई। तो अभी तक देखो हमने क्या क्या चीजें सीखी। हमने देखा सर कि वर्ल्ड वॉर 2 जो आपके पास, सॉरी, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले आपके पास कैसा था चीजें, एंटी इंपीरियलिस्टिक राइवलरीज थी, शॉविनिज्म चल रहा था, एंटागोनिज्म था, कॉन्फ्लिक्ट था यूरोप के अंदर, अलायंसेस बन रहे थे एंड मिलिटराइजेशन आपके पास यहाँ पे हो रहा था। फिर वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है एंड वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में आपके पास रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप होता है। यूएसए प्लेज लेता है कि मैं जो है डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करके रहूंगा। 14 पॉइंट्स दिए जाते हैं वुडरो विल्सन के द्वारा और उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस जो है वो बनती है। तो ऐसा लगता है कि सर अब दुनिया में एकदम शांति रहेगी, घी दूध की नदियां बहेगी, मगर ऐसा कुछ भी हो नहीं पाता है। ऐसा कुछ भी हो नहीं पाता है क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जर्मनी की पूरी तरीके से कमर तोड़ दी गई थी। यूरोप को एक विशेष साइकिल ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन के अंदर डाल दिया गया था। एंड डेप्टर नेशंस ने ये देखा कि भाई जर्मनी को हम उठने ही देने नहीं देंगे। यस, इसी को हम लोन देंगे, इसी से हम पैसा लेंगे और हम जो है इस साइकिल को बनाए रखेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी की इनकी कमर तोड़ दी जाती है। बट जर्मनी ने हाउएवर वाज द नेशन विच वाज मोस्ट हर्ट आफ्टर द वॉर। इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द वॉर गिल्ट। इसको फोर्स किया गया था कि भाई तुमको वॉर गिल्ट लेना ही पड़ेगा थ्रू द रिपेरेशन इम्पोज ऑन द ब्रिटेन एंड फ्रांस यूजिंग द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट वाला जो है पूरा यहाँ पे जो है मैंने लिख रखा है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि सर आपके पास एक एक कंट्री को समझते हैं कि आपके पास किस किस तरीके से चीजें यहाँ पर जो है वो आपके पास यहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूएसए को समझते हैं कि सर यूएसए ने ना आपके पास यहाँ पे क्या किया। तो यूएसए के रोल को जो है वो समझते हैं। यूएसए जो है आपके पास अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर देखें तो डायरेक्टली पहले इन्वॉल्व नहीं होता है। वो 1917 के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो वर्ल्ड वॉर के अंदर आपके पास यहाँ पे होता है। 1917 के बाद में इन्वॉल्व तो लेट हुआ, बट अगर हम देखें कि 1919 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 1 को एंड करने की बात आती है तो एंड करने के अंदर इसने अपना मेजर रोल रखा था। क्या रखा था? अपना मेजर रोल रखा था। यूएसए की ये बात थी कि जितनी भी ट्रिटीज हो रही हैं, जितनी भी ट्रिटीज हो रही है, कहीं ना कहीं से इस ट्रिटी के अंदर हमारा एक रोल रहे। यस, यूएसए चाहता था कि कोई भी पीस ट्रिटी आपके पास यहाँ पे हो रही है, उस पीस ट्रिटी के अंदर जो सेंट्रल रोल है, वो सेंट्रल रोल किसका होना चाहिए? वो सेंट्रल रोल आपके पास यहाँ पे यूएसए का जो है आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। और यूएसए का क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब सेंट्रल रोल आपका रहेगा तो ट्रिटीज के अंदर जब है आप यहाँ पे पैसों की रीपेमेंट की बात करोगे, और रीपेमेंट की जब बात करोगे तब लोनिंग की भी बात कर लोगे। और जब रीपेमेंट, लोनिंग और इस तरीके के विशेष साइकिल में आप उस कंट्री को फंसाओगे, और उसके बाद आप कैसे बन जाओगे? आप उसके बाद में एक डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर बन जाओगे। ओ हो सर, इतना बड़ा प्लान, यस, इतना बड़ा प्लान जो है वो बनाया गया था। समझ रहे हो ना क्या चीज करी है? कि हर ट्रिटी के अंदर जो भी पीस ट्रिटी हो रही है उसके अंदर हमको हमारा रोल रखना है। जब हमारा रोल रहेगा तो फिर ट्रिटीज की जो शर्तें रहेगी उसमें हम हमारी बात रखेंगे। जब हमारी बात रखेंगे तो हम मेजर बात आएंगे वॉर गिल्ड के ऊपर कि तुमको कितना पैसा जो है हमको वापस देना है, और वो पैसा हम इतना रखेंगे कि तुम दे नहीं पाओगे। और इधर से जैसे ही तुम कहोगे हम दे नहीं सकते, इधर से हम आकर के कहेंगे कि डर क्यों रहा है पगले, मैं लोन दूंगा ना तेरे को, हम लोन देंगे तुमको। यस। तो वही बात, हमसे लोन दे करके हमको ही पैसा देना है और उसी पैसे का हमको ही ब्याज देना है, तो बैठे बैठे हमारी इकोनॉमी तो ग्रो कर गई कि नहीं कर गई? यस। इस तरीके से इकोन से यूएसए ने ये ट्राई किया कि वो एक बड़ी डोमिनेंट इकोनॉमी जो है आपके पास यहाँ पे बन जाएगी, और काफी हद तक इनका ये प्लान आपके पास सक्सेसफुल भी जो है वो होता है। तो मेन चीज समझ आई कि यूएसए ने चाहा कि जितनी भी आपके पास यहाँ पे पीस ट्रीटीज हो रही है, उन पीस ट्रीटीज के अंदर यूएसए का सेंट्रल रोल जो है वो आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंट्रल रोल जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होना चाहिए। तो इन सब के थ्रू उसने क्या किया? उसने कैपिटलिज्म आपके पास यहाँ पे कर गया। और इस तरीके से धीरे धीरे अगर हम लोग देखते हैं तो यूएसए आपके पास एक क्रेडिटर नेशन की तरफ बाहर आ गया। कैसा? क्रेडिटर नेशन। तो यूएसए ने ना अपनी एक क्रेडिटर नेशन की इमेज बना ली। क्रेडिटर का क्या मतलब हुआ कि तुमको अगर लोन चाहिए तो वो लोन हम जो है क्या करेंगे, हम जो है तुमको लोन देंगे। और ये जो पूरा क्रेडिटर नेशन, तुमको लोन देना, तुम्हारा रीपेमेंट हमको कराना, इसी को बोला जाता है यूएसए की डॉलर डिप्लोमेसी, जो वो आज भी आपके पास यहाँ पे चलाता है। क्या करता है? इसी को बोला जाता है यूएसए की डॉलर डिप्लोमेसी। इसी को बोलते हैं यूएसए की डॉलर डिप्लोमेसी। क्लियर? समझ आया व्हाट इज यूएसए डॉलर डिप्लोमेसी?
यस, कि हम आपके डेप्थ को फाइनेंस करेंगे। डॉलर डिप्लोमेसी क्या है? डेप्थ फाइनेंसिंग। डेप्थ फाइनेंसिंग, कि कोई भी कंट्री है उसके डेप्थ को फाइनेंस करो, एंड देन उसको जो है अपने ट्रैप के अंदर ही जो है वो फंसा लो। यस, क्लियर। तो जब बाकी जितने भी यूरोपियन नेशंस आपके पास थे, जितने भी यूरोपियन नेशंस आपके पास यहाँ पे थे, जब यूरोप आपके पास यहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी करा था ना, और रिकवरी भी नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे इकोनॉमिक रीपेमेंट्स आपके पास यहाँ पे कर रहा था, इन्हीं से लोन लेकर के, इस टाइम में जब रीपेमेंट्स आपके पास यहाँ पे कर रहा था, उस टाइम यूएसए एक्चुअली क्या कर रहा था? यूएसए इस डॉलर डिप्लोमेसी के दम के ऊपर आपके पास यहाँ पे ग्रो कर जाता है। अब जब ग्रो करेगा तो देखो, अब ये लोग तो कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे, यूरोप कुछ भी ग्रो नहीं कर पा रहा, बट यूरोप ग्रो करेगा तो मेरे को एक बात बताओ, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो मिलिट्री पावर बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। तो इस तरीके से उस पूरे टाइम में यूरोप में, पहले जो आप अगर हम लोग देखते हैं तो यूरोप बहुत बड़ा पावरफुल सेंटर आपके पास यहाँ पे था, बट धीरे धीरे यूएसए ने सारी की सारी पावर खुद के हाथ में कैप्चर कर लिया। आपके पास क्या हुआ? यूएसए ने आपके पास यहाँ पे पूरी की पूरी पावर जो है आपके पास यहाँ पे कैप्चर कर ली, एंड धीरे धीरे हम लोग देखते हैं तो यूएसए आपके पास एक कैपिटलिस्ट नेशन जो है वो बन जाता है। कैसा बन जाता है? कैपिटलिस्ट नेशन जो है वो बन जाता है, कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? तो सबसे ज्यादा पैसा यूएसए के पास है। क्लियर। और जिसके पास पैसा, यस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ओवरऑल वर्ल्ड में वो अपनी पॉलिसीज बनाने लग गया, जैसे आज भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब कर रहे हैं ना, कोई भी बीच में आया, अभी कल का स्टेटमेंट था ना, कोई भी अगर बीच में आया तो टैरिफ लगा दूंगा। यस, समझ में आ रही है ना वो चीज? डॉलर डिप्लोमेसी यही तो है, और क्या है। तो ये आज से नहीं खेल रहे, ये हमेशा से खेल रहे हैं। देखो, सोचो कितना दिमाग लगाया हुआ है, कितना भयंकर दिमाग जो है इन लोगों ने आपके पास लगाया, और इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये वर्ल्ड में आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो कर करके आपके पास यहाँ पे रखता है। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो वो चलती है। सो व्हाट यूएसए डिड, यूएसए ने सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें करी आपके पास यहाँ पे? सो इट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट प्लेड अ सेंट्रल रोल इन फ्रेमिंग ऑल द पीस ट्रीटीज। इट बिकेम द वर्ल्ड्स डोमिनेंट इकोनॉमिक पावर, इस तरीके से आपके पास बन जाता है। इट परस्यूड द पॉलिसी ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म आपके पास यहाँ पे क्या, बिकम अ मेजर क्रेडिटर नेशन आपके पास बन जाता है, एंड स्टार्टेड डेप्थ फाइनेंसिंग। और ये डेप्थ फाइनेंसिंग, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं डॉलर डिप्लोमेसी। एंड इस डॉलर डिप्लोमेसी की तरफ से यूएसए क्या कहता है कि अब से हर तरफ हमारा ही दबदबा जो है वो चलेगा। सो व्हाइल द यूरोपियन नेशंस वर रिकैप्चरिंग फ्रॉम द ब्लो, especially economic of the war, the United Nations started her industrial expansion। कि जब वो तो रिकवरी कर रहे थे ना, इन्होंने अपना इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन जो है वो धीरे धीरे आपके पास यहाँ पे कर लिया, एंड दिस इंक्रीज इकोनॉमिक पावर लेड टू देयर ग्रेटर से इन द पॉलिटिकल एरिना ऑफ द यूएस ऑन द होल। तो सब जगह के अब कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन किसी भी कहीं पे भी लेना है, यूएसए जो है उसके अंदर अपनी टांग अड़ाता ही अड़ाता है, और यूएसए जो है अपनी बात वहां पर मनवाता ही मनवाता है। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो वो हो गई। तो यूएसए को अगर हम लोग देखें ना, तो यूएसए तो वाले तो बहुत अमीर हो गए, बाकी सारे के सारे नेशन क्या है, गरीबी गरीब आपके पास यहाँ पे हो गए। सो द यूनाइटेड स्टेट फेस अ सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस। इसके बाद भी अभी समझना होता है ना इसमें क्या होता है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस समझता है। तो इस तरीके से अब समझना कि ग्रेट डिप्रेशन कैसे आएगा, बहुत बड़ा मेजर गेम है, समझना इसमें क्या होता है। समझना, 100% अटेंशन यहां पे चाहिए, समझो। क्या हुआ, यूएसए ने लोन्स दिए, लोन से सारा पैसा आया, रीपेमेंट में, ब्याज में, सब में पैसा ही पैसा आ रहा है। अब पैसों का करोगे क्या? उस पैसों का करोगे क्या? तो यूएसए ने अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो किया, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो हो गई। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब दुनिया में देखो कहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, यूएसए में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। उनका एक्सपोर्ट भी इंक्रीज कर दिया, सब कुछ इंक्रीज कर गया। बट मेरे को एक बात बताओ, इससे बाकी सारे देश गरीब हो गए कि नहीं हो गए? बाकी सब अब गरीब है, बाकी सारे के सारे अब गरीब हैं। यूएसए में भी आपने अब इतना पैसा आया, पैसों का करोगे क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या, इंडस्ट्री क्या करती है? इंडस्ट्री क्या करती है? इंडस्ट्री करती है प्रोडक्शन। यस, माल प्रोड्यूस करोगे ना। अरे लाला, माल प्रोड्यूस तो कर लिया, उस प्रोड्यूस प्रोड्यूस किए हुए माल का करोगे क्या? उस प्रोड्यूस किए हुए माल का करोगे क्या? क्योंकि माल को खरीदने के लिए क्लाइंट की जेब में भी तो पैसा चाहिए। यस, और क्लाइंट क्लाइंट जेबें खोल के खड़ा है, बोले हमसे पैसा तो तुमने लूट लिया, हम कहां से लाएं? यस, हमसे पैसा तो तुमने लूट लिया, हम कहां से लाएं? तो जो इकोनॉमी के चलता है ना, कि आपने सप्लाई बहुत बढ़ा दी,
इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से खूब प्रोडक्शन किया, खूब सामान बेच रहे हो, मतलब भेज रहे हो, है ना, दुकानें खोल ली बहुत बड़ी बड़ी, के लो सब कुछ मिल रहा है, मिक्सर ग्राइंडर सब बहुत बढ़िया मिल रहा है। अरे भाई, खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा तो चाहिए। लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं था। अब जब पैसा नहीं था, तो जो इंडस्ट्री वाला है, अब वो बैठा है, बोले क्या करे क्या करे क्या करे। बोले एप्पल पेंसिल, सॉरी नाम नहीं लेते हैं, अभी पता चला, है ना, लग जाए। बोले कुछ भी, है ना, कि सिंपल, ये लो ये लो ये लो ये आइटम, हाँ चलो कुछ भी, ताला बेच दो क्या, ताला बेच देता है, चलो कोई सा भी आइटम ये ले लेते हैं ये। बोले ये आइटम 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 आइटम, है ना। बोले 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, बोले कोई नहीं ले रहा। 9,000 रुपए कोई नहीं ले रहा, 8,000 रुपए कोई नहीं ले रहा, 6,000 रुपए, अबे 100 रुपए में ले जाओ, बोले 100 रुपए भी नहीं है। ये आइटम पड़ा का पड़ा रह गया। तो जिस पैसे के आने से उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी करी थी, वो सामान पड़ा का पड़ा रह गया। यस, पैसा सारा लग गया, और सामान के दाम दम करके नीचे आ गए। और इसी को बोला जाता है ग्रेट डिप्रेशन। समझे, ग्रेट डिप्रेशन जो आपके पास यहाँ पे आया था, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस धम करके आपके पास यहाँ पे नीचे गिर गए थे, उसका ये कारण था। समझ में आया, व्हाट इज द रीजन? कि आपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ खूब कर ली, पर आपने सबसे पैसा छीन लिया। अब सबसे पैसा छीन करके आपने इंडस्ट्री में लगा तो दिया, इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन खूब कर लिया, बट खरीदने के लिए भी तो लोगों के पास पैसा होना चाहिए। मार्केट में पैसा भी तो होना चाहिए लोगों के पास, जिससे कि वो आपके पास यहाँ पे खरीदेंगे। तो आपने ने सप्लाई तो खूब राइज कर दी, बट डिमांड आएगी कहां से जब लोगों के पास पैसा ही नहीं आता। और इसी के चलते उन सारे प्रोडक्शन, उन सारे प्रोड्यूस के जो जो आपके पास चीजें थी, उन सब का प्राइस आपके पास दम करके आपके पास यहाँ पे नीचे गिरता है। सब कहते हैं लो लो लो, मुफ्त में ले जाओ, बट लोग कहते हैं मुफ्त में लेके जाने के बाद भी मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगी ना तुमको। वो कौन करेगा? तुम तुम्हारा सामान तुम्हारे पास ही रखो। कोई सामान खरीद ही नहीं रहा था। जब खरीद नहीं रहा था तो सबके प्राइसेस गिरे, प्राइसेस गिरे तो शेयर प्राइसेस भी गिरे, और शेयर प्राइसेस गिरे तो ओवरऑल इकोनॉमी वापस इनकी नीचे जो है वो आ जाती है। क्लियर यहां तक? यस, ओवरऑल इकोनॉमी आपके पास यहाँ पे इनकी पूरी की पूरी नीचे जो है वो आ जाती है। इसको बोला जाता है, क्या होता है, क्रैश ऑफ 1929। जो ग्रेट डिप्रेशन आपके पास था, इसको बोलता है क्रैश ऑफ 1929। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आपके पास आता है रूजवेल्ट। रूजवेल्ट, न्यू यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट आपके पास यहाँ पे आते हैं। और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट आपके पास यहाँ पर आकर के एक नई डील करते हैं, न्यू डील। सर क्या नाम होगा उस डील का? बेटा न्यू डील बोला ना। नहीं सर, नाम तो बताओ डील का। अरे न्यू डील, नाम ही न्यू डील ही है ना उसका। डील का नाम ही न्यू डील ही है। कौन करेंगे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। उससे पहले कौन है आपके पास यहाँ पे, कौन कर रहे हैं? वुड्रो विल्सन। क्लियर, पूरा समझ में आया ना यूएसए ने क्या किया? सर यूएसए ने वर्ल्ड वॉर वन के बाद में, देखो समझना, यूएसए का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि ये जो डिप्रेशन है, इससे ओवरऑल पूरा का पूरा वर्ल्ड इंपैक्ट आपके पास यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल पूरा का पूरा वर्ल्ड आपके पास यहाँ पे जो है वो इंपैक्ट हो रहा है। तो उसको ध्यान से समझना, इसमें यूएसए ने क्या किया। क्या किया यूएसए ने? यूएसए को समझ रहे हैं कि सर वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था। वर्ल्ड वॉर वन के अंदर 1917 के अंदर यूएसए ने आपके पास यहाँ पे एंट्री ली। ठीक है, उसके बाद 1919 के अंदर वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। तो जब एंड हुआ तो बहुत सारी पीस ट्रीटीज हुई। ठीक है, बहुत सारी पीस ट्रीटीज हुई। यूएसए ने कहा कि हमको इन पीस ट्रीटीज के अंदर सेंट्रल रोल चाहिए। क्या चाहिए? सेंट्रल रोल चाहिए। ठीक है सर, सेंट्रल रोल दे देते हैं। जब सेंट्रल रोल दिया, इन सारी पीस ट्रीटीज के अंदर वॉर गिल्ट के नाम के ऊपर क्या दिया गया था आपके पास? वॉर इंडेमनिटी आपके पास यहाँ पे दी जाती है। आपको रीपेमेंट जो है आपके पास यहाँ पे करना जाता है। और जो वॉर इंडेमनिटी, जो वॉर गिल्ट दिया गया था, इसको बहुत ज्यादा ह्यूज रखा जाता है, बहुत बड़ा। इतना पैसा कि वो कंपनी आपके पास यहाँ पे, वो कंट्री आपके पास दे ही नहीं पाए। जब दे ही नहीं पाए, तो यूएसए ने यहाँ पे खड़ा खड़ा बोला कि तू डर क्यों रहा है पगले, मैं तेरा साथ दूंगा ना, मैं तेरे को दूंगा लोन। तो इन्होंने इनको लोन दिया। उससे लोन से भी इनके पास ही वापस पैसा है, यूएसए के पास बहुत सारा पैसा, इससे एक साइकिल के थ्रू उनके पास पैसा आया, है ना, खुद का ही पैसा डबल हो करके आपके पास, इनके पास जो है वो आता गया। इससे इनके पास क्या हुआ? तो यूएसए के पास पैसा ही पैसा आ गया, एंड यूएसए जो है वो क्या बन गया? एक रिच स्टेट आपके पास बन जाता है। एंड इस रिच स्टेट के चलते इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने कर दिया अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मास इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ये यहाँ पे कर देता है। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते इन्होंने किया मास प्रोडक्शन। यस, मास प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बट अगर हम चीजों की डिमांड देखें तो डिमांड बहुत ज्यादा कम थी। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसा
था ही नहीं। और जब मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसा था ही नहीं, तो इन चीजों की प्राइसेस जो आपके पास थी, वो प्राइसेस धड़ाम करके आपके पास यहाँ पे सस्ती कर दो और बेच दो, वो वाला कंसेप्ट आपके पास चला। प्राइसेस धड़ाम करके गिर गए। जब प्राइसेस धड़ाम करके गिरे, तो शेयर भी कंपनी के धड़ाम करके गिर गए। जब शेयर भी कंपनी के धड़ाम करके गिर गए, तो जो ओवरऑल कंपनी की इकोनॉमी थी, जो ओवरऑल इकोनॉमी आपके पास यूएसए की थी, वो भी क्या कर गई, वो भी डाउनफॉल में आपके पास यहाँ पे आ गई। और इसी को बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। जो द ग्रेट डिप्रेशन आपके पास यहाँ पे था, इसी को बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। क्लियर हुआ सभी को? हिमांशु समझ आया? यस। सानिया बेग, तरंग गिडवानी, प्रिंस अग्रवाल, करिश्मा, इशिता गोयल एंड बाकी सब लोग तो सो गए मेरे ख्याल से, है ना? कैमरा ऑफ है मतलब सो गए। समझ आया सभी को? गुड वन, गुड वन, गुड वन। सरप्लस प्रोडक्शन, हाँ सरप्लस प्रोडक्शन, देखा देखा। सरप्लस, गुड वन। टेक्निकल लैंग्वेज बोलने लग गई है करिश्मा, इसका मतलब पढ़ रहे हैं। जब आपके मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलने लग जाए ना, इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हो आप। गुड। क्लियर यहां तक? तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। अगर हम इसको नोट्स वाइज देखें, तो आपके पास क्या क्या होता है आपके पास यहाँ पे? That's why the United States faced a serious economic crisis as mentioned. USA pursued the policy of capitalism, ये लेकर क्या है? Inevitable, by the product of which was repression and misery of the working class. Hence, this expansion led to a strong unrest among the working class. Steps were taken to form the trade unions, but as the government and the business houses were parallel, these trade unions and protests were crushed brutally. इनको जो है वो brutally आपके पास यहाँ पे कर लिया जाता है। भाई लोगों को पैसा चाहिए, यही नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो ट्रेड यूनियंस बनी, लोगों ने कहना है कि आपके पास ये चीजें करी, आपके पास हड़तालें वगैरह, दबा दिया गया आपके पास, यहाँ पे उनको दबा दिया जाता है। तो मैं एक दिन बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, देखो मेरे हाथ में ये न्यूज़पेपर लगा, तो मैंने उसकी फोटो खींच ली और मैंने कहा कि सर ये आपके हाथ है? हाँ मेरी हाथ है, इतने सुंदर, हाँ मेरे हाथ में ओवरऑल सुंदर इंसान। यस। तो ये देखो, ये अखबार जो है वो लग गया। इसमें देखो फोटो देख रहे हो आप, क्या लग रखा है? वॉल स्ट्रीट इन पैनिक एज स्टॉक क्रैश, अटेम्प्ट मेड टू किल इटलीज क्राउन प्रिंस। ओ माय, सॉरी ये वाली न्यूज नहीं देखनी है, इस वाली न्यूज के ऊपर ध्यान देना है। हाँ, इस वाली न्यूज के ऊपर आपके पास यहाँ पे ध्यान देना है। स्टॉक्स जो है आपके पास पूरे के पूरे क्राइसिस में आपके पास यहाँ पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ग्रेट डिप्रेशन जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। ग्रेट डिप्रेशन जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? है ना? सुना होगा बहुत, कितना सुना होगा सर, ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन आया कैसे, अब समझ आया ना? जब वर्ल्ड हिस्ट्री इकोनॉमी में पढ़ते हैं अपन, ये इकोनॉमी के अंदर हमने ग्रेट डिप्रेशन को पढ़ा था इसको, बट उसके रीजंस नहीं पढ़े थे उसको वहां पे। वो रीजंस हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। अब आपके पास ना क्वेश्चन आता है कि इसके रीजंस जो है वो क्या है ना? व्हाट आर द रीजंस ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन? तो एक थ्योरी तो जो मैंने आपको बता दी, इसको तो आपको लिखना ही है। बट क्या सिर्फ हम इतना ही लिखेंगे? इतना ही लिखेंगे? नहीं सर। हमको ये पूरा का पूरा आंसर ना अच्छे अच्छे शब्दों में, अच्छे अच्छे टाइटल्स के साथ हमको सिखाना पड़ेगा। तो देखो, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपके पास यहाँ पे हुई, है ना, रीजन समझना। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपके पास यहाँ पे हुई, तो क्या हुआ? तो हुआ सर सरप्लस प्रोडक्शन। अरे सर, मैं पीएसआईआर का बच्चा हूं, मुझे सब समझ में आता है। सरप्लस प्रोडक्शन चाहे कितना भी हो, जो वर्कर होता है ना, वर्कर, उसको तो सिर्फ सैलरी मिलती है। हाँ। बाकी जो सरप्लस प्रोडक्शन का जो फायदा एक्चुअल में जो बेचने को मिलेगा, वो किसको मिलता है? वो मिलता है मालिक को। और इस वजह से मालिक तो रिच पे रिच पे रिच, है ना, अमीर पे अमीर पे अमीर बनता जाएगा। मगर इसके पास तो सिर्फ इसकी सैलरी ही आई सर, इसके पास तो सिर्फ इसकी सैलरी ही आई। यस सर। तो इस वजह से ये क्या हो गया? ये तो गरीब पे भी गरीब हो गया, और ये अमीर पे भी अमीर हो गया। सर मतलब लोगों के अंदर आपके पास यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आ गया। क्या आ गया? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो आपके पास यहाँ पे हो जाता है। यस सर, हम पीएसआईआर के बच्चे ना, ये पूरा टॉपिक तो इतना अच्छे से समझ चुके हैं ना अब, क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और इसके आगे 10 पेज और लिख देंगे सर, हमको सब पता है जब ये होता है तब इसके बाद क्या क्या चीजें होती है। यस, गुड वन। तो आपके पास यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। तो पहला चीज तो आपके पास यहाँ पे ये रीजन आपको बताना है कि सर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है आपके पास यहाँ पे हो गया, एक रीजन। यस सर। अब ना सर आपने सरप्लस कर लिया तो क्या हुआ?
बनाया तो आपने हमारे खरीदने के लिए है ना, जो वर्किंग क्लास के लोग थे, जो बेचारे भोले भाले लोग थे आपके पास यहाँ पे, उनके खरीदने के लिए बनाया। उनके पास पैसा तो है ही नहीं, जब पैसा नहीं तो डिमांड नहीं। सर ऐसे कैसे डिमांड नहीं? बेटा तुमने सोचा है, एक छोटा बच्चा होता है, वो कहता है पापा पापा मेरे को चॉकलेट चाहिए। हाँ सर, गुड बात सर। तो पापा ना, अगर पापा के पास पैसे होते ना तो पापा बोलते हैं बेटा एक क्यों, दो चॉकलेट ले लो। हाँ सर, है ना, इसने एक की डिमांड करी थी, बट क्योंकि पापा के पास पैसे थे तो उन्होंने बोला एक क्यों बेटा, दो लो तुम। हाँ सर दो लो। बट जब पापा के पास पैसे नहीं होते ना, तो जैसे ही वो आप एक चॉकलेट भी मांगते हो, आपको सीधा थप्पड़ पड़ जाता है। बोले है मैं यहाँ से, पास हुआ क्या तू, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए क्या तेरे? बोले नहीं सर। काहे की चॉकलेट, भागो यहाँ से। यस सर। तो एग्जाम मार्क्स नहीं थे, है ना, वो रीजन नहीं था, एक्चुअली उनके पास पैसा नहीं था। मतलब जब उनके पास पैसा नहीं, जब पैसा है तो डिमांड भली इतनी सी हो, बट आप खरीद इतना सारा लोगे। बट जब पैसा नहीं है ना, तो डिमांड भले ही हो, जेब में पैसा ही नहीं है, लोगे काहे से? है ना, जेब में पैसा ही नहीं है तो लोगे कहाँ से? तो उससे वो डिमांड अपने आप ही वीक जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। और इसी के चलते आपके पास सेकंड रीजन बनता है वीक कंज्यूमर डिमांड। वीक कंज्यूमर डिमांड, ये लिखना है आपको। तो एक तो बनाओगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक हम लिखेंगे वीक कंज्यूमर डिमांड। कि सर इनके पास ना पैसा ही नहीं बचा, लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा। अब जब आप वैसा होगा ना कि सर लो है ना, बेटा बाप से चॉकलेट मांग रहा है, चॉकलेट मांग रहा है, चॉकलेट मांग रहा है, बट बाप के पास पैसा ही नहीं बचा, तो जो पास में दुकानदार खड़ा है वो क्या कहेगा? अरे ले लो ना, 30 रुपए की हुए तो क्या हुआ, लो हम आपको 25 रुपए में दे देंगे। है ना, क्या करेगा वो? उस कमोडिटी का प्राइस को रिड्यूस कर देगा। सो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आता है फॉल इन कमोडिटी प्राइसेस, थर्ड रीजन, फॉल इन दी कमोडिटी प्राइसेस, ये लिखना है आपको, थर्ड रीजन, फॉल इन दी कमोडिटी प्राइसेस। देखो कितने अच्छे एग्जांपल से हमने समझ लिया, क्या हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुआ, फिर वीक कंज्यूमर डिमांड आपके पास हो गया, फिर फॉल इन कमोडिटी प्राइसेस भी आपके पास यहाँ पे जो है वो मिल गया। अब बताओ, जब फॉल इन कमोडिटी के प्राइस ही गिर गए तो कंपनी प्रॉफिट में कैसे रहेगी? यस, कंपनी प्रॉफिट में कैसे रहेगी? नहीं रहेगी। तो फिर बस वहीं से चौथा आपको रीजन भी जो है मिल जाता है, जो आपको हेडिंग लिखनी है। क्या रीजन हो जाएगा आपके पास, क्या हेडिंग हो जाएगी? डिक्लाइन इन दी कंपनी प्रॉफिट्स, डिक्लाइन इन दी कंपनी प्रॉफिट्स। तो कंपनी के प्रॉफिट से वो भी क्या हो गया आपके पास, डिक्लाइन हो गए। तो समझ आया हम लोग क्या क्या लिखेंगे? सर हम लोग पहला रीजन हम ले सकते हैं कि सर देर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है आपके पास होता है। दूसरा रीजन हम लोग क्या देख सकते हैं कि सर देर वॉज वीक कंज्यूमर डिमांड, डिमांड ही नहीं थी, आप सप्लाई बढ़ाए जा रहे हो, क्या करोगे उसका? यस सर। फिर क्या हुआ? फिर जब डिमांड नहीं थी तो कमोडिटी के प्राइसेस को फॉल करा लिया। तो फॉल इन कमोडिटी प्राइसेस, फॉल इन दी कमोडिटी प्राइसेस, चीजों के दाम आपके पास गिर गए। जब चीजों के दाम गिर गए तो कंपनी प्रॉफिट में रहेगी? नहीं सर। तो आपके पास क्या हुआ? आपके पास यहाँ पे हो गया डिक्लाइन इन कंपनी प्रॉफिट्स, डिक्लाइन इन दी कंपनी प्रॉफिट्स। कंपनी के प्रॉफिट्स आपके पास कैसे हो गए, डिक्लाइन जो है वो हो गए। अब कंपनी के प्रॉफिट डिक्लाइन करते ही मार्केट पे इंपैक्ट आता है कि नहीं आता? बिल्कुल सर, शेयर प्राइस गिर जाता है। सो शेयर प्राइसेस क्या हो गया आपके पास, फॉलन, शेयरों के दाम गिर गए आपके पास। अब शेयर का दाम गिरेगा तो स्टॉक मार्केट उठेगा थोड़ी ना। हाँ सर, तो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हुआ? स्टॉक मार्केट भी आपके पास कैसा हो गया, क्रैश हो गया। स्टॉक मार्केट में आपके पास क्रैश आ गया। जब स्टॉक मार्केट में कैश आया तो लोगों का पैसा डूब गया। यस, लोगों का पैसा डूब गया तो लोग गए बैंक के पास, बैंक बोले हमारे पास भी पैसा नहीं है। यस, यानी यानी जो बैंकिंग सिस्टम था इनका, वो बैंकिंग सिस्टम भी आपके पास कैसा हो गया, फेल हो गया। बैंकिंग सिस्टम भी आपके पास यहाँ पे फेल हो गया। अब जब बैंक में पैसा नहीं है, स्टॉक मार्केट में पैसा पूरा लगा है वो आपका डूब चुका है, तो फिर जो लोगों के पास जो जेब में खुद की सेविंग्स होगी, वो खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर, वो भी खत्म हो जाएगी। सो लॉस ऑफ पब्लिक सेविंग, लॉस ऑफ पब्लिक सेविंग्स, ये भी जो है आपके पास यहाँ पे जो वो हो जाता है। जब लॉस ऑफ पब्लिक सेविंग होगी, तो जो इकोनॉमी के अंदर हमने एक वर्ड सीखा था, क्या सर? परचेजिंग पावर, जो लोगों की खरीदने की क्षमता थी, परचेजिंग पावर, वो कैसा हो गया, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। लोग कुछ भी जो है आपके पास यहाँ पे नहीं ले सकते। और इन सब चीजों के चलते हम लोग क्या बोलते हैं कि सर इन सब चीजों के चलते आपके पास होता है क्रैश, इकोनॉमी का क्रैश। कि सर यूएसए ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था,
बट उसके एग्जीक्यूशन में वो एक जगह फेल हो गए। फेल क्या? उन्होंने ये चीज का ध्यान नहीं रखा कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके पास भी तो पैसा होना चाहिए। तो मार्केट में पैसे की वापस सप्लाई करने का, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और उसके चलते आपके पास ग्रेट डिप्रेशन जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। सो यूएसए ने अपनी इकोनॉमी बढ़ाई तो बहुत शानदार, बट वो वापस क्या कर जाती है? फॉल कर जाती है। यस। सो 1919 के बाद में उन्होंने बढ़ाना स्टार्ट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये सब कुछ करते करते 1929 के आते आपके पास यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन जो है वो हो जाता है। समझ आया पूरा? यस। किस तरीके से हुआ? मजा आया पढ़ने में, नहीं आया? इंटरेस्टिंग। चलो, तो ये तो अभी आपके पास यहाँ पे हुआ यूएसए के साथ में। चलिए एक बार सारे रीजंस लिखो, एक बार सारे रीजंस यहाँ पे समराइज करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार सारे रीजन समराइज करिए, कीवर्ड्स जितने भी हमने पढ़े हैं समराइज करिए जल्दी से चैट बॉक्स में, जल्दी से। गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, सारे जल्दी से समराइज करो, समराइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स में सारे समराइज करिए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गुड वन इशिता गोयल। गुड। बाकी सब लोग भी जल्दी लिखो, आई एम सीइंग वर्ड डूइंग दिस। जल्दी से कीवर्ड्स लिखिए सारे। फातिमा खान, गुड वन, गुड वन। फातिमा समझ आ रहा है आपको सारा? यस फातिमा। संयमिता मिश्रा, गुड। यस सर, गुड वन, गुड वन, गुड वन। बस ऐसे ही पढ़ते रहना है, ऐसे ही पढ़ते रहना। प्रियंका ने कर लिया है, आयुष वाधवानी ने कर लिया, अधिबा ने कर लिया, प्राची ने कर लिया। गुड वन, तरंग गिडवानी ने भी कर लिया। गुड गाइस, गुड 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 गुड। गुड वन, मनोहर अली ने भी कर लिया। बाकी लोग भी जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। यहाँ का यहीं पे याद हो जाएगा। क्लास में ही आपको सब कुछ है वो याद हो जाएगा। आगे कुछ जाके देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रियांश राज ने भी कर लिया। गुड वन, गुड वन। दीक्षा बार ने भी कर लिया, करिश्मा ने भी कर लिया। गुड गाइस, गुड गुड गुड। संध्या रावत का भी कर लिया, श्रेया सिंह। गुड वन। गी गौरी, दीपक पांडे। ये कहाँ है? गीश्री वगैरह अभी तक आपके नहीं आए? जल्दी करिए, जल्दी 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 से। इशिता का आ गया, फातिमा आ गया, संयमिता आ गया, फिर प्रिंस अग्रवाल, अनामिका, प्रियंका, आयुष, आदिबा, प्राची, तरंग, मनोहर अली, दीक्षा, प्रियांश, संध्या, श्रेया, दीपक पांडे, गौरी शर्मा, आशुतोष, श्रेया सिंह। बाकी लोग भी जल्दी करिए, जल्दी से। गीत श्री, गुड वन। वाई सो लेट गीत? जल्दी आना चाहिए आपसे। चलिए, हिमांशु के स्टॉक मार्केट, स्नेहा अग्रवाल। गुड वन गाइस, गुड वन, गुड वन। चलिए आगे समझते हैं। लाल बोतल से थोड़ा सा पानी पी ले मैंने। गुड वन कितना अच्छा है, क्लास का क्लास में ही याद हो जाए। क्लास का क्लास में ही याद हो जाए, कितना अच्छा है ना? कि लेक्चर देखा, लेक्चर में ही याद हो जाए। बस इस तरीके से आराम से जो हमको पढ़ना है। तो अब देखो, ग्रेट यूएसए ने पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई, बट यूएसए ने जब पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई उसका फेलियर हो गया, ग्रेट डिप्रेशन आपके पास यहाँ पे आ जाता है।
तो 1933 के अंदर आपके पास यहाँ पे आता है रोजवेल्ट। ठीक है, रोजवेल्ट। एंड रोजवेल्ट जो है आपके पास ये नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट आपके पास यहाँ पे होता है। इन्होंने कहा कि मैं ना एक नई डील करता हूँ। सो नई डील करता हूँ, हाँ, क्या नाम है उसका बेटा? उसका नाम ही नई डील ही है। तो यहाँ पर फिर आपके पास यहाँ पे रोजवेल्ट, फ्रैंकलिन नाम होता है इनका, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, वो जो है आपके पास यहाँ पे एक न्यू डील लेकर के आते हैं, नई डील लेकर के आते हैं। यस सर। तो सर ये नई डील में क्या करेंगे, पूछ लेते ही नहीं सही। तो मैंने ना रोजवेल्ट को फोन किया, मैंने कहा हेलो रोजवेल्ट, हाँ सर, तो बताओ इस न्यू डील में जो है आप क्या क्या करने वाले हो? तो उन्होंने बताया कि इस न्यू डील के अंदर हम लोग इन टोटल 4 एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो टच करने वाला है ना। हम लोग इन टोटल 4 चीजों के बारे में जो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो मैंने कहा क्या क्या चीजें बताओ? तो बोले सबसे पहले तो हम लोगों को करना है इकोनॉमिक रिकवरी। यस, इकोनॉमिक रिकवरी। बोला सबसे पहले हमको जो है वो इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर ध्यान देना है। मैंने कहा वेरी गुड। और बोला और जो लोग हैं ना, हाँ, उनके अपलिफ्टमेंट के ऊपर ध्यान देना है। तो सिविक अपलिफ्टमेंट के ऊपर जो है वो ध्यान देना है, सिविक अपलिफ्टमेंट के ऊपर ध्यान देना है। चलो अच्छी बात है। बोले तुमको पता है सुनील, ये इतना बड़ा क्राइसिस क्यों हुआ? बोले क्यों हुआ? बोले क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा तो तुम क्या करोगे? लोगों के ऊपर यूं ऐसे स्कीम लाओगे क्या कि सब लोग अपना अपना आधार कार्ड दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में जो है पैसा भेज दूंगा एकदम से डायरेक्टली, ऐसा करोगे? बोले नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम और अच्छा आइडिया लेकर के आएंगे। मैंने कहा कैसा आइडिया? बोले लोगों के पास पैसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास काम नहीं है। उनको काम दो, वो काम करेंगे, हम उनको सैलरी देंगे, सैलरी देंगे, उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो वो लोग सामान खरीदेंगे, जब सामान खरीदेंगे तो डिमांड राइज होगी, जब डिमांड राइज होगी तो सप्लाई तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ी है, सामान बिकना शुरू होगा, सामान बिकना शुरू होगा तो इकोनॉमी वापस आपके पास पटरी के ऊपर आ जाएगी। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे नया नया जॉब क्रिएशन। ये सभी को साइकिल समझ में आया ना कि कैसे जॉब क्रिएशन से सारी चीजें आपके पास यहाँ पे बढ़ेगी। कि जॉब क्रिएशन की वजह से लोगों की जेब में पैसा आएगा, उनके पास सैलरी आएगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो चीजें खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई तो ऑलरेडी हो ही रखी है, सामान बिकना शुरू हो जाएगा, सामान बिकना शुरू हो जाएगा तो फिर अपने आप क्या होगा आपके पास, वापस इकोनॉमी जो है आपके पास यहाँ पे पटरी में जो है वो आ जाएगी। मैंने कहा चलो बहुत ही अच्छी बात है। और चौथा एस्पेक्ट क्या है? तो बोला चौथा एस्पेक्ट है कि हम लोग जो पब्लिक वर्क्स आपके पास यहाँ पे होते हैं, इन पब्लिक वर्क्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे? लोगों के लिए जैसे सड़कें बनाना वगैरह, इन सब पब्लिक वर्क्स के अंदर जो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे नई नई डील जो है आपके पास इन्होंने करी, क्या करी? नई नई डील जो है आपके पास यहाँ पे करी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तुमने नई डील कर तो ली, बट यूएसए इतना बड़ा है, ये सब कुछ तुम करोगे कैसे? हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इट? ये इकोनॉमिक रिकवरी करना, सिविक अपलिफ्टमेंट करना, नई नई जॉब्स क्रिएट करना, पब्लिक वर्क्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब करना, इन सब के बीच में ये सब कुछ करोगे कैसे, करोगे कैसे? तो रोजवेल्ट भैया मेरे को बोलते हैं कि हम इसके लिए बनाएंगे अलग अलग एजेंसीज, इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग बनाएंगे अलग अलग एजेंसीज। तो इस टाइम में इन्होंने फिर बहुत सारी नई नई एजेंसीज को भी बनाया। सर बहुत सारी नई नई एजेंसीज कैसे? जैसे आपके पास यहाँ पे एक एजेंसी बनती है जिसका नाम होता है वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस नाम की आपके पास यहाँ पे एक एजेंसी जो है वो बनाई जाती है। फिर आपके पास एक सिविलियन कंजर्वेटिव कॉर्प्स बनाई जाती है। तो ऐसे करके बहुत सारी आपके पास यहाँ पे एजेंसीज जो है वो बनाई जाती है। एंड एजेंसीज के थ्रू क्या करना करना जाता है कि हमारे जो ये 4 एस्पेक्ट्स थे, उन 4 एस्पेक्ट्स को आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट जो है आपके पास यहाँ पे करना है। क्या करना है? इन 4 एस्पेक्ट्स को आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट जो है वो करके रखना है। क्लियर सभी को? यस। इन सभी को हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट जो हम लोगों को यहाँ पे करके रखना है। यस। क्लियर सर। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। तो इस तरीके से नई डील आपके पास यहाँ पे आती है। एंड इस तरीके से ग्रेट डिप्रेशन के बाद में यूएसए की इकोनॉमी आपके पास वापस क्या कर जाती है, वापस आपके पास यहाँ पे रिकवर जो है वो कर जाती है। सो क्रैश ऑफ 1919 अगर आपको देखना हो 1929, तो ये मैंने इसके सारे रीजंस आपके पास यहाँ पे लिख रखे हैं कि सर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आपके पास यहाँ पे हो गया था, फिर वीक कंज्यूमर डिमांड थी, फॉल इन कमोडिटी प्राइसेस। सर आपने सारे नोट्स बना रखे हैं? हाँ सारे नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बना रखे हैं। यस सर। हमको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बस लाइव क्लास में लिखते रहो, ताकि आपके थोड़े थोड़े नोट्स बनते रहेंगे, आपको सब कुछ याद रहेगा।
फॉल इन शेयर प्राइसेस हो जाता है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, बैंक फेलियर हो गया, एंड लॉस ऑफ पब्लिक सेविंग्स आपके पास यहाँ पे हो जाती है, एंड परचेसिंग पावर लोगों का खत्म हो जाता है। फिर हमने देखा नई डील आपके पास हुई, एंड नई डील के बाद में अब आगे की चीजें जो है वो पढ़ते हैं। यस, आगे की चीजें नेक्स्ट आपको समझना होता है कि सर यूएसए ने अब जब इकोनॉमिक रिकवरी आपके पास यहाँ पे हो गई, तो अब जो है आपके पास यहाँ पे यूएसए को क्या करना है ना। तो यूएसए एंड वर्ल्ड को समझते हैं कि दुनिया के साथ ना सर अब यूएसए जो है वो क्या आपके पास करना चाह रहा है। तो देखो यूएसए आपके पास क्या करना चाह रहा है या उसकी फॉरेन पॉलिसी का क्या विजन है, इसको समझने के लिए हमको वुड्रो विल्सन को समझना पड़ेगा। वुड्रो विल्सन को जो है हमको समझना पड़ेगा। वुड्रो विल्सन को ना खुद को वो नहीं कहते जैसे आजकल डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी बनना चाह रहे हैं कि मेरे को जो है वो शांति का दूत बनना है, कि सब जगह कहीं पे भी शांति हो तो मैं ही जो है वो करवा रहा हूँ आपके पास यहाँ पे। तो वुड्रो विल्सन भी ना खुद को ये करना चाहते थे कि भाई मेरे को दुनिया के अंदर ना डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करना है। क्या करना है? वर्ल्ड को मुझे सेफ बनाना है डेमोक्रेसी के लिए। वुड्रो विल्सन का विजन क्या था कि देयर शुड बी ए वर्ल्ड वेयर डेमोक्रेसी इज सेफ, है ना, सेफ डेमोक्रेसी आपके पास हो, ऐसा दुनिया जो है आपके पास यहाँ पे बनाना चाहता है, वेयर डेमोक्रेसी इज सेफ। इसको मैं थोड़ा सा सही से सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाया, देख लेना आप, है ना, कि द वर्ल्ड मस्ट बी फेस सेफ फॉर डेमोक्रेसी। वुडरो विल्सन क्या चाहते थे? द वर्ल्ड मस्ट बी सेफ फॉर डेमोक्रेसी, तो वो ये चाहते थे। तो जहां कहीं पे भी डेमोक्रेसी को लेकर के लड़ाई होती थी वो चुपचाप पहुंच जाते थे। बोले क्यों लड़ रहे हो, शांति कर लो ना, शांति शांति कर लो। बोले कैसे शांति करें? बोले काम करो, ट्रिटी कर लो। बोले ठीक है ट्रिटी कर लेते हैं, ट्रिटी की गारंटी कौन देगा? बोले हम देते हैं। बोले ट्रिटी के अंदर क्या करना है? बोले जितने भी लड़ाई वड़ाई में तुम्हारे पैसा वैसा गया है वो तुम वापस दे दो। बोले हम तो पैसा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं मेरे से लोन ले लो। तो ऐसे करके ना इन्होंने पूरा गेम जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो कर दिया था। ठीक है, तो मेजर इनका चलता क्या है? मेजर यही कि हमको जो है वो दुनिया में डेमोक्रेसी को जो है हमको यहाँ पे बनाए करके जो है आपके पास यहाँ पे रखना है। तो 1913 से लेकर के 1921 तक आपके पास वुडरो विल्सन जो है आपके पास यहाँ पे यूएसए के प्रेसिडेंट जो है आपके पास यहाँ पे रहते हैं। एंड इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने एक ही एजेंडा रखा कि हमको डेमोक्रेसी को जो है वो सेफ गार्ड करके आपके पास यहाँ पे रखना है। तो ये ना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे। क्या करना है? कि हमको एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, हमको एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो जब कभी भी कहीं पे भी अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपके पास यहाँ पे होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सके। एंड अगर मान लो उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते अगर कोई वॉर हो सकती है तो उस वॉर को वो अवॉइड कर सके, उस वॉर को जो है वो रोक सके, उसको बंद कर सके, है ना, कि भाई वो ऐसा ना हो जैसा। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे। और वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही आगे का आपके पास चल के कौन सी होती है? वही आपके पास होती है सर लीग ऑफ नेशन। यही आपके पास यहाँ पे लीग ऑफ नेशन जो है आपके पास यहाँ पे बनना चाहती है। बट लीग ऑफ नेशन देखो ये आपके पास यहाँ पे बन तो गया, सब कुछ सही चल रहा था, बट अभी भी कहते हैं ना कि अगर सब कुछ इतना अच्छा होता तो दिक्कत ही क्या होती, प्रॉब्लम तो हमेशा आपके पास यहाँ पे रहेगी। तो वुड्रो विल्सन के सामने उस टाइम में अगर हम लोग देखते हैं तो जापान एंड चाइना, ये दो जो है आपके पास यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आपके पास यहाँ पे थे, और ये इनके लिए जो है आपके पास यहाँ पे चैलेंजेस जो है वो ला रहे थे। तो यूएसए की इकोनॉमी के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट अगर उस टाइम में आपके पास यहाँ पे था वो कौन थे आपके पास? जापान एंड चाइना। यस, जापान एंड चाइना, ये दोनों जो है आपके पास यहाँ पे इनकी इकोनॉमी के लिए जो थ्रेट जो है आपके पास यहाँ पे थे। तो इस वजह से यूएसए ने क्या किया? तो यूएसए आपके पास यहाँ पे आती है और एक पॉलिसी लेकर के आते हैं जिसको बोला जाता है ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी, कि हमारा जो दरवाजा है आपके लिए खुला है, आप हमारे साथ आकर के जो है वो बिजनेस जो है वो करिए। तो इन्होंने आपके पास यहाँ पे जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, इन सब के साथ ना 1922 के रिस्पेक्ट में एक ओपन डोर पॉलिसी करके आपके पास यहाँ पे इन्होंने एक ट्रीटी करी। और ट्रीटी करके बोला कि भैया कोई भी कंट्री जो है आपके पास चाइना के साथ एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव कंट्रोल जो है वो नहीं जाएगा, एक्सक्लूसिव कंट्रोल के ऊपर जो है वो नहीं जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया? इस तरीके से उन्होंने इनके मतलब कहते हैं ना कि एक तरफा बिजनेस जो है वो ना हो, उसको जो है उन्होंने आपके पास यहाँ पे रोका। और यूएसए की इकोनॉमी को इन्होंने आपके पास यहाँ पे सेफ गार्ड जो है वो करते हैं। किसके थ्रू आपके पास करते हैं? ओपन डोर पॉलिसी के थ्रू। तो ओपन डोर पॉलिसी आपके पास यहाँ पे क्या होती है? ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी आपके पास यहाँ पे होती है जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद में आपके पास यहाँ पे लाई गई। किसके लिए? जापान और चाइना से जो यूएसए की इकोनॉमी को जो थ्रेट था, यस, उससे सेफगार्ड करने के लिए आपके पास यहाँ पे लेकर के आता है।
और इसी ओपन डोर पॉलिसी के चलते ही इन्होंने जो जापान का जो नेवी आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप आपके पास यहाँ पे कर गई थी, उसको भी रोका जो है इन्होंने आपके पास रोकने की कोशिश जो है आपके पास यहाँ पे करी है आपके पास यहाँ पे। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, क्या किया यूएसए ने? तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे यूएसए जो है वो कर देता है। चलिए साहब, तो ये वुडरो विल्सन होते हैं, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हो गई। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड यूएसए वाज आल्सो रिलक्टेंट टू इंटरवीन इन एक्ट ऑफ एग्रेशन, कि कहीं पे भी मान लो अगर कहीं पे लड़ाई वड़ाई हो रही है तो हमको उसके अंदर जो है वो जाना ही नहीं है, हमको उस लड़ाई वड़ाई के अंदर अगर पड़ना ही नहीं है। क्यों? देखो जापान, इटली, जर्मनी, ये सब ना जब देखो यूएसए को उकसाते रहते थे कुछ ना कुछ करके, तो यूएसए ने अपनी एक पॉलिसी बना ली थी कि भैया जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बस और कुछ मत करो, लोग आपको आएंगे तंग करने की कोशिश करेंगे कि आपका पढ़ाई से ध्यान भटके, है ना, बट हमको नहीं भटकाना है, हमको यूएसए बनना है। चुपचाप अपने काम पे ध्यान दो, कोई एक्ट ऑफ एग्रेशन में जाना ही नहीं है। तो यूएसए ने भी उस टाइम में यही ध्यान दिया कि हमको हमारी इकोनॉमी के ऊपर वापस रिकवरी करने के ऊपर ध्यान देना है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। जो कोई भी आपको एक्ट ऑफ एग्रेशन, मान लो जापान है वगैरह, कोई भी आपको भड़का रहा है, हमको लड़ाई वड़ाई में पड़ना ही नहीं है। यस। तो इस तरीके से आपके पास यूएसए वापस से जो है वो पटरी के ऊपर आता है, यूएसए फिर से अपना ग्रो करना चालू कर देता है। नेक्स्ट कहानी आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होती है यूएसएसआर की, कि आपके पास ये यूएसएसआर जो है वो किस तरीके से बना, उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या रही है, ये आपके पास किस तरीके से चला, तो इसको जो है वो समझते हैं। पर इसको समझने से पहले क्या करना है, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा वो सारे कीवर्ड्स लिखिए जल्दी से। राइट डाउन ऑल द कीवर्ड्स, शो मी हाउ मच यू हैव लर्न इन द लेक्चर टिल नाउ। जल्दी लिखिए सारे, क्या क्या चीजें पढ़ी हमने यूएस से को लेकर के। अब तक वुड्रो विल्सन, 14 पॉइंट्स, लीग ऑफ नेशंस, रगों में बस जाना चाहिए आपके। ऐसा ना, ओपन डोर पॉलिसी, गुड वन, पूरे लिखो सारे, एक एक वर्ड क्या लिख रहा हूँ, जितना ही पढ़ा 2-3 बार लिखोगे पूरा याद हो जाएगा, लेक्चर का लेक्चर में ही सब कुछ याद हो जाएगा। यश श्रेया सिंह, गुड वन, किसने लिखा? मनवार ने लिखा, गुड वन मनवार। मोना दीक्षित का भी आंसर आ गया, गुड। प्रिया सिंह, गुड। गुड वन गाइस, गुड वन, गुड वन। ऐसा लगता है मैं पढ़ाता हूँ तभी टाइप करके रखते हो क्या सीधा? सर ने जैसे ही बोला नहीं कीवर्ड्स लिखो, टप्स करके कॉपी पेस्ट किया, खत्म। लिखा सभी ने? गुड वन, गुड वन, गुड वन। प्राची, आयुष बदानी, फातिमा खान ने भी लिख दिया, ग्रेट डिप्रेशन एवरीथिंग, संयमिता मिश्रा। गुड गाइस, गुड 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 गुड, वेरी गुड। करिश्मा, तरंग गिडवानी, सतविंदर कौर, गुड वन, गुड वन, गुड वन। दीक्षा बार ने भी लिख दिया है, गुड गाइस, गुड। संध्या रावत का भी आ गया, अनामिका का भी आ गया, दीपक पांडे का भी आ गया। गुड, कितना अच्छा है, क्लास का क्लास में ही याद हो जाता है। यस, सतविंदर याद हो रहा है नहीं हो रहा? याद हो रहा है ना? गुड वन, गुड वन। सतविंदर ने क्या किया था, असाइनमेंट में हमने क्वेश्चन पूछे हैं, सतविंदर ने क्वेश्चन सीधे डाले एआई को। अब ये नहीं पता था कि क्वेश्चन तो एनालिस्ट हूँ, ऐसे पूछे गए कि मैं यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा हूँ, बताओ एआई को क्या पता मैं यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा हूँ। एआई ने अपने आंसर लिखे, सतविंदर ने बिना देखे कॉपी पेस्ट कर दिए, एंड सतविंदर गॉट रिजेक्टेड। कैसे कर लेते हो ऐसे यार? ऐसे भी हो जाते हैं। आज मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था, वहां पे यही चीज हुई। मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा, कुछ मिटाया, एक स्टूडेंट ने वो की वो चीज कॉपी में लिख दी, फिर मैंने मिटाया, उसने भी पेन से काट दिया। काफी है, होता है ऐसा। चलो हो गया सबका, डन। नेक्स्ट स्टार्ट करें यूएसएसआर। यस, नेक्स्ट इज यूएसएसआर। तो यूएसएसआर को पढ़ते हैं नेक्स्ट।
यूएसएसआर को डायरेक्टली कर लेते हैं, नोट से ही कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। तो देखो यूएसएसआर आपके पास वर्ल्ड वॉर वन के बाद में एक ट्रीटी करता है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क। ठीक है, ये अब इसको देख लेना यार क्या प्रोनाउंस करोगे। यस, तो ब्रेस्ट ब्रेस्ट लिटोस्क, ये इसके थ्रू ये आपके पास यहाँ पे ट्रीटी करता है जिसके थ्रू इसका वर्ल्ड वॉर वन जो है आपके पास यहाँ पे खत्म होता है। दिस ट्रीटी फेल टू एंश्योर डोमेस्टिक पीस और स्टॉप फॉरेन इंटरवेंशन, ये जो है वो नहीं कर पाया। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो तो आप यहाँ पे सिविल वॉर्स होते हैं, फॉरेन इंटरवेंशन भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे बोल्शेविक्स के बीच में, व्हाइट ओपोनेंट्स के बीच में, ये हम लोगों ने देखा था। फॉरेन इंटरवेंशन होता है ब्रिटेन, फ्रांस एंड जापान का। और इन सब की वजह से आप देखते हो तो वायलेंस होता है, इकोनॉमी जो है इनकी खत्म हो जाती है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे फेमाइन भी जो है वो आ जाता है। मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू वॉर एंड द फेमाइन। एंड बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो अपनी इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने के लिए इन्होंने दो चीजें करी। अब ये दो चीजें आपको याद रखना है, एक तो वॉर कम्युनिज्म, प्लीज ध्यान रखना, वॉर कमीशन नहीं है ये। बहुत सारे लोग इसको वॉर कमीशन पढ़ करके गलत कर लेते हैं। इट्स नॉट अ वॉर कमीशन, इट्स वॉर कम्युनिज्म, है ना। रशिया को याद रखो तो हमेशा कम्युनिज्म याद आता ही है। यस, तो वॉर कम्युनिज्म है वर्ड, ये प्लीज ध्यान रखना। इस वर्ड को लेकर के बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो इसको वॉर कमीशन पढ़ लेते हैं। वॉर कमीशन नहीं है, इट्स वॉर कम्युनिज्म। वॉर कम्युनिज्म, मोस्टली लोग इसको गलत पढ़ते हैं, है ना, वॉर कमीशन पढ़ लेते हैं, वो वॉर कम्युनिज्म है ये। जब वॉर कम्युनिज्म फेल होगा तो उसके बाद में नई पॉलिसी आएगी जिसको बोलेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यस, ये लोग दो पॉलिसी लेकर के आते हैं, एक आपके पास होता है वॉर कम्युनिज्म और एक होती है, जब वॉर कम्युनिज्म फेल हो जाएगा तो उसके बाद में आएगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। वॉर कम्युनिज्म, फिर जब वॉर कम्युनिज्म फेल हो जाएगा तब उसके बाद आएगा आपके पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। यस, अब देखो समझो रशिया में प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आएगी। रशिया में प्रॉब्लम थी कि एक तरफ अमीर अमीर होता जा रहा था, गरीब गरीब होता जा रहा था। सरप्लस जितना भी हो रहा था फायदा उसका पूरा कैपिटलिस्ट लोगों को ही मिल रहा था, वर्किंग क्लास पूरी की पूरी तबाह खत्म, गरीब पे गरीब होती जा रही थी। इस वजह से वहां पे सोशलिज्म कम्युनिज्म आपके पास आता है कि भाई सारे सोशल चीजों को जो है, रिसोर्सेज को सब में जो है वो आप लोग यहाँ पे बांट दो। ठीक है, ये चलेगा। तो अब जितने भी सॉल्यूशंस आपके पास आएंगे ना, जैसे आपके पास ये वॉर कम्युनिज्म का सॉल्यूशन आएगा या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, वो इसी तर्ज के ऊपर होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं या ये जो बुर्जुआरीज हैं इनके काम को खत्म करो और पब्लिक के लिए जो है आप लोगों को यहाँ पे काम जो है वो करना है। वेलफेयर्स वगैरह इन सब चीजों में इनका जो है वो चीजें आपके पास चलेगी, क्योंकि यहाँ की लड़ाई अलग थी। यहाँ पे वो अमीरी वाला गेम उस तरीके से नहीं था कि सरकार ही जो है आपको यहाँ पे परेशान कर रही है। क्लियर समझते हैं इसको किस तरीके से था। तो आपके पास यहां पे लाया जाता है वॉर कम्युनिज्म, प्लीज समझना क्या है वॉर कम्युनिज्म। वॉर कम्युनिज्म कौन लेकर के आते हैं इसको, लेनिन जो है वो लेकर के आते हैं इसको, लेनिन। ठीक है, लेनिन जो है इसको लेकर के आता है। कब लेकर के आते हैं, जब यहाँ का सिविल वॉर आपके पास खत्म होता है, जब रशिया के अंदर जो आपके पास यहाँ का सिविल वॉर था, जब यहाँ का सिविल वॉर आपके पास यहाँ पे एंड हुआ, तो उस टाइम में जो इकोनॉमिक लॉसेस हुए उन इकोनॉमिक लॉसेस की रिकवरी के लिए आपके पास वॉर कम्युनिज्म जो है वो लेकर के आया जाता है। तो हमने पूछा कि सर आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इन्होंने बोला कि हमको सबसे पहला एम जो हमारा है वो हमको करना है कि प्राइवेट ट्रेड जितना भी चल रहा है उस प्राइवेट ट्रेड को हमको अबॉलिश करना है। यस, जो भी प्राइवेट ट्रेड चल रहा है उस प्राइवेट ट्रेड को हमको जो है वो अबॉलिश करना है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। बोले जो लेबर्स यहाँ पर आपके पास हैं उस लेबर को जो है हमको कंट्रोल करना है। यस, उस लेबर को जो है हमको यहाँ पे कंट्रोल करना है। और तीसरी चीज, हमको नेशनलाइज जितनी भी इंडस्ट्रीज आपके पास यहाँ पे चल रही है। अब देखो इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम क्या थी, सरप्लस की प्रॉब्लम थी, सरप्लस की वजह से अमीर अमीर होता जा रहा था, गरीब गरीब होता जा रहा था। तो है ना, सरप्लस का फायदा पूरा बुर्जुआरीज ही उठा रहे थे। तो इसलिए बोला कि इन इंडस्ट्रीज को हमको नेशनलाइज करना है। यस, इनको हमको नेशनलाइज करना है। अब नेशनलाइजेशन के थ्रू होगा क्या कि इसका फायदा फिर सबको पहुंचेगा, सबको जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो पहुंचेगा। क्लियर सभी को। यस, समझ आया। प्राइवेट ट्रेड को अबॉलिश करना है, लेबर्स को कंट्रोल में लेकर के आना है, और जो इंडस्ट्रीज आपके पास यहाँ पे चल रही है इन सब के लिए आपके पास यहाँ पे क्या करना है, इन सब के लिए हमको नेशनलाइजेशन, इन सबको जो है हमको नेशनलाइज जो है वो कर देना है। मैंने कहा चलो बहुत ही अच्छी बात है, बट ये सब कुछ तुम करोगे कैसे, कैसे करोगे, कैसे करोगे। तो बोले इसके लिए हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं
जिनको हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने कहा बताओ। बोले हम चाहते हैं कि कहीं पे भी किसी भी चीज की प्राइवेट ओनरशिप होनी ही नहीं चाहिए। नो प्राइवेट ओनरशिप। कहीं पे भी किसी भी तरीके की प्राइवेट ओनरशिप जो है आपके पास यहाँ पे होनी ही चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। नो प्राइवेट ओनरशिप कहीं पे भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं होना चाहिए। सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। किसके कंट्रोल में? स्टेट के कंट्रोल में आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ये स्टेट ही होना चाहिए जिसको डिटरमाइन करना है। ये स्टेट ही होना चाहिए जिसको डिटरमाइन करना है कि जो लेबर है ना, लेबर, हाँ सर, वो चाहता क्या है, उस लेबर की नीड क्या है। स्टेट को डिटरमाइन करना चाहिए कि लेबर की नीड आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या है। हमको चाहिए क्या चीज? एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन इन इकोनॉमी। एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन इन इकोनॉमी। एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन इन इकोनॉमी। ये चीज जो है हम लोगों को यहाँ पे जो है वो करनी है। एंड हमको जो स्टेट होता है ना, स्टेट, हाँ सर, बोले स्टेट जो है वो सोल प्रोड्यूसर होना चाहिए, है ना। बुर्जुआरीज, अमीर लोग, ये सब नहीं। स्टेट सोल प्रोड्यूसर होना चाहिए एंड स्टेट ही सोल डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। कि प्रोड्यूस कौन कर रहा है तो वो भी स्टेट, और बांट कौन रहा है तो वो भी आपके पास यहाँ पे स्टेट। तो बोले इस तरीके का नेशन, इस तरीके की चीजें हमको जो है हमारे यहाँ पे करनी है। क्लियर सभी को यहाँ तक समझ आया? कि जब अमेरिका, जब यूएसएसआर के अंदर आपके पास यहाँ पे, जब रशिया के अंदर आपके पास यहाँ पे सिविल वॉर एंड होता है, तो उसके बाद वहां पे क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे करी गई। क्लियर? यस? से यस और नो, यहां तक समझ में आया सभी को? यहां तक समझ आया सभी को? यहां तक क्लियर है? यस, गुड वन। यस, गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हो जाती है। तो अब देखो ये लोग करेंगे क्या फिर इसके लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आपके पास लेनिन आते हैं, लेनिन आपके पास यहाँ पे बनाते हैं सिविल वॉर्स के बाद में कि अबॉलिश करना है प्राइवेट ट्रेड को, सेंट्रल कंट्रोल करना है लेबर को, और नेशनलाइज कर देना है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, सबको नेशनलाइज कर देना है, ताकि इन सब का फायदा किसको पहुंचेगा? इन सब का पैसा जो आता है सरप्लस का, वो सब सरकार के पास में जाएगा। और सरकार क्या करेगी? सरकार उसको सबके सब लोगों के अंदर या तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, या फिर जन कल्याण के लिए जो है आपके पास वेलफेयर के थ्रू लोगों का भला जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो करेगी। फिर वॉर कम्युनिज्म के अंदर प्रिंसिपल्स रखे गए कि भैया नो प्राइवेट ऑनरशिप आपके पास नहीं होनी चाहिए। स्टेट शुड डिटरमाइन व्हाट लेबर नीड्स। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई मिलिट्री आर्मी आपके पास है तो इसका पर्पस क्या होना चाहिए? इट बिकेम अ लेबर आर्मी आपके पास बन गई। एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए इकोनॉमी का, एंड स्टेट शुड बी द सोल प्रोड्यूसर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर। कि सोल प्रोड्यूसर भी स्टेट होगा एंड सोल डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके पास कौन होगा? स्टेट ही आपके पास यहाँ पे होगा। तो अब ना ये सब कुछ इन्होंने किया, क्या 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 चीजें इन्होंने करी? तो इन्होंने हर चीज को ना नेशनलाइज कर दिया आपके पास यहाँ पे। तो इन्होंने जैसे लैंड आपके पास था, लैंड को नेशनलाइज कर दिया। बैंक से, शिपिंग से, इन सबको भी आपके पास यहाँ पे नेशनलाइज कर दिया। फॉरेन ट्रेड के अंदर स्टेट की मोनोपोली आपके पास यहाँ पे ले ली। एंड जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका कंट्रोल भी जो है इन्होंने खुद के हाथ में आपके पास यहाँ पे जो वो ले लिया। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या होता है? वॉर कम्युनिज्म जो है आपके पास यहाँ पे काम करता है। क्लियर? ये क्या था? वॉर कम्युनिज्म जो है आपके पास यहाँ पे था। बट ये वॉर कम्युनिज्म जो है था ना, वो भी आपके पास यहाँ पे फेल हो जाता है। वॉर कम्युनिज्म जो है वो भी आपके पास यहाँ पे फेल हो जाता है। फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि जब सब कुछ स्टेट अपने हाथ में ले लेगा, तो भैया आपको वो चीज करनी भी तो पड़ेगी। आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, क्या आप उसको निभा पाओगे? इतना बड़ा, इतना रेस्पॉन्सिबल क्या स्टेट था? यस सर। तो फोर्स रिक्वेजिशन ऑफ ग्रेन्स आपके पास यहाँ पे होने लगी। जबरदस्ती सरकार दे रही है, लाओ दो, अपने क्या जा रहा है ना। आज तुम्हारे घर में बिजली आती है, आप बिल भरते हो इसका, तो ऐसे भागते भागते स्विचेस बंद नहीं करते, बंद 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 बंद, बिल कहीं ज्यादा ना आ जाए। वहीं जैसे ही सरकार ने बोला ना हमारी तरफ से लाइट फ्री, लाइट जल रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम रूम से बाहर हैं, हमारे रूम के अंदर जो सोफा पड़ा है वो जो है पंखे की हवा खा रहा है, चल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार दे रही है पैसा, तो अपना क्या जा रहा है। क्लियर? तो जब सरकार सब देने लग जाती है ना, तो सर जो जो दो रोटी खाने वाला होता है वो भी क्या बोलेगा? आज तो मैं चार रोटी खाएगा, है ना। मुझे एक काम करो, दो रोटी और दे दो, रात को भूख लगी तो और खा लूंगा। यस और नो? है ना। तो फोर्स कि भैया हमको तो चाहिए, लाओ दो, सरकार दे रही है, लाओ दो। कितनी बड़ी दिक्कत है ये? कैसे दोगे आप? यस, कैसे दोगे आप? तो फेल होंगे कि नहीं होंगे? तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो होने लग गई। तो आपके पास यहाँ पे फोर्स रिक्वेजिशन ऑफ ग्रेन्स आपके पास यहाँ पे होने लगे। फिर आप देखते हो तो जो एक्चुअली कल्चरल आउटपुट आपके पास है वो कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि 1921 के अंदर आपके पास यहाँ पे फेमाइन जो है वो आ जाती है। ठीक है, यस सर।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो आपके पास यहाँ पे डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन क्यों हुआ? देखो पहले तो हर इंडस्ट्री के ऊपर एक कोई आदमी बैठता था, वो ध्यान देता था। बट जब आप सरकार के भरोसे छोड़ोगे तो हर इंडस्ट्री को ऐसे ग्रो थोड़ी ना कर पाएगी जैसा। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। लेबर का मिलिटराइजेशन आपके पास यहाँ पे जो है वो कर दिया गया था। उनको उठा उठा के आर्मी के अंदर जो है आप लोगों ने जो है वो भर दिया। ब्लैक मार्केट का आपके पास यहाँ पे राइस, ब्लैक में चीजें आपके पास बहुत ज्यादा बिकने लग गई थी। सोशल डिस्ट्रेस आपके पास आ जाता है, रिवॉल्ट्स आपके पास यहाँ पे होते हैं। एंड धीरे धीरे हम लोग देखते हैं तो इकोनॉमी इनकी भी वापस आपके पास यहाँ पे कोलैप्स जो है वो कर जाती है आपके पास। तो इस तरीके से जो वॉर कम्युनिज्म आपके पास था, वो वॉर कम्युनिज्म भी आपके पास यहाँ पे फेल जो है वो हो जाता है। और जब वॉर कम्युनिज्म फेल होता है तो फिर ये क्या करते हैं? ये करते हैं एनईपी सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपके पास यहाँ पे बनती है। क्या बनती है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है आपके पास यहाँ पे बनती है। अब देखो, सो वॉर कम्युनिज्म था, ये फेल हो गया। जब ये फेल हो गया तो फिर आपके पास आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये भी कौन लेकर के आते हैं आपके पास? लेनिन। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव था कि भैया हमको सांस लेने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। मतलब इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस जो है हम लोगों को यहाँ पे जो है मिल जाए। एंड एक बैलेंस के पास आ जाए स्टेट कंट्रोल के अंदर और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के अंदर, कि भाई प्राइवेट का और स्टेट का इन दोनों के बीच में हम एक बैलेंस बना लेते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में भी देखते हैं तो पहले सारा नेशनलाइजेशन 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 हुआ। अब देखोगे तो धीरे धीरे वापस प्राइवेटाइजेशन 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 हो रहा है। यस, हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये इकोनॉमी है, ये हमेशा ऐसी ही चलती है। जब प्राइवेटाइजेशन में गड़बड़ियां दिखने लगेगी तो नेशनलाइजेशन हो जाएगा। नेशनलाइजेशन में गड़बड़ियां दिखने लगेगी तो वो बोलेंगे चलो ठीक है भैया, जो है लोगों को संभालने दो, और वो प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं आपके पास यहाँ पे। तो ये चीजें आपके पास होती है। तो वही चीज आपके पास वहां पे भी हुई कि इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम एक बैलेंस बना करके रखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन भी करते हैं और नेशनलाइजेशन को भी जो है आपके पास यहाँ पे स्टेट का कंट्रोल भी जो है हम लोग यहाँ पे रखने देते हैं। तो एक बैलेंस बनाने की बात आपके पास यहाँ पे जो है वो करी जाती है। क्या चीज? बैलेंस बनाने की बात, कि हमको प्राइवेटाइजेशन और स्टेट के बीच में हमको क्या करना है? एक बैलेंस जो है वो बना करके रखना है। मेन फीचर्स आपके पास यहाँ पे क्या क्या रहेंगे? तो प्राइवेट ओनरशिप रीस्टोर कर दी गई यहाँ पे आपके पास। एग्रीकल्चर के अंदर, रिटेल के अंदर, स्मॉल स्केल जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उन सब के अंदर प्राइवेटाइजेशन जो है उन्होंने वापस प्राइवेट ओनरशिप जो है वो देनी स्टार्ट कर दी। बट अगर हम लोग देखें तो हैवी इंडस्ट्रीज थी, कोई ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फॉरेन ट्रेड है, इनके अंदर स्टेट ने बोला कि ना भैया, इसके अंदर जो है हम लोग हमारा कंट्रोल जो है अपने हाथ में ही आपके पास यहाँ पे रखेंगे। मनी इकोनॉमी को रीइंट्रोड्यूस आपके पास वहां पे किया गया। एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू ओन एंड कल्टीवेट लैंड, कि आप लैंड अपने पास रख भी सकते हो एंड ना जो है आपके लोग जो है उसको कल्टीवेट भी कर सकते हो। उससे पहले अगर आप देखते तो वॉर कम्युनिज्म के अंदर क्या किया गया था? वॉर कम्युनिज्म के अंदर लैंड को भी नेशनलाइज कर दिया गया था, कि सारी जमीन किसकी है? सरकार की है। यस, सारी की सारी जमीन किसकी है? सरकार की आपके पास है। तो वॉर कम्युनिज्म में जिस लैंड को नेशनलाइज कर दिया गया था, इन्होंने उसको वापस रिवर्स करके क्या किया कि भैया चलो ठीक है, आप ओन कर सकते हो लैंड को और आप उसको चाहो तो कल्टीवेट भी जो है वो कर सकते हो, बट तुम्हें टैक्सेस जो है वो देने पड़ेंगे। टैक्स जो है तुमको पे करना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, देख लेंगे। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो वो होती हैं। तो इससे क्या इफेक्ट आया? तो इसने इकोनॉमिक को फिर से आपके पास रिकवर कर दिया, स्पेशली एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपके पास यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है। एंड कैपिटलिस्ट क्लासेस भी आपके पास यहाँ पे जो है वो आई। नई नई क्लासेस बनने लगी, जैसे न्यू न्यू कुलक्स आपके पास यहाँ पे बनने लगे, प्रॉस्परस पीजेंट्स जो आपके पास होते हैं। नेपमैन आपके पास यहाँ पे जो है वो बनने लग गए, जो कि ट्रेडर्स आपके पास यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये प्लीज ध्यान याद रखना। सर गुड इवनिंग। इसका नाम ध्यान रखना ना, ये नाम कई बार पूछ लेते हैं, कुलक्स कौन होते हैं, नेपमैन ये ट्रेडर्स है ना, किसको नेपमैन किसको जो है बोलते हैं? आज तक अवेलेबल नहीं। अच्छा, वेजेस एंड कंडीशंस को इम्प्रूव किया गया। बट आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, इकोनॉमी एक बार ऊपर आती है और फिर वापस एक बार नीचे तो है जाती जाती है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिकवरी वाज स्लोअर देन एग्रीकल्चर रिकवरी ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द अर्बन वर्कर्स। तो इंडस्ट्रियल रिकवरी आपके पास यहाँ पे लो जो है आपके पास यहाँ पे होती है। तो ये आपके पास रशिया सॉरी यूएसए से यूएसएसआर के हम लोग देखते हैं तो दो इम्पैक्ट्स हमको देखने को जो है मिलता है। क्या क्या? एक तो वॉर कम्युनिज्म और एक एनईपी। तो इनके बारे में ना डिफरेंस का भी क्वेश्चन आता है आपके पास कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो ये मैंने सारे आपके पास यहाँ पे जो है वो लिख करके रखे हैं। आराम से इनको जो है वो आप लोग देख लीजिएगा और इनको जो है वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सर यूएसएसआर आपके पास यहाँ पे बनना कैसे, हाउ डज यूएसएसआर केम इनटू एग्जिस्टेंस। यूएसएसआर आपके पास कैसे बनता है? समझ आया वॉर कम्युनिज्म क्या है, एनईपी आपके पास यहाँ पे क्या है? क्लियर? यस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सर यूएसएसआर आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो है वो बना है। जल्दी से एनईपी एंड वॉर कम्युनिज्म की कीवर्ड्स लिखिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये ना लिख करके ही बैठे। किसने किया ये? मनोहर अली लिख करके ही बैठा था, सारा पढ़ाया, कट 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 कट। जैसे ही मैंने पूछा एंटर, नहीं
इससे रिवाइज नहीं होगा ना। देखो जब पढ़ाता हूँ उस टाइम बोर्ड पे ध्यान दो, पूरा ध्यान यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही पढ़ा के मैंने बंद किया, मैं बोलता हूँ कीवर्ड्स लिखो, उस टाइम फिर याद करके लिखो कीवर्ड्स को, उससे जरूर टेस्ट होगा। उसी से तो टेस्ट होगा कि कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। क्लियर। चलिए, गुड वन गुड वन गुड वन। सो नेक्स्ट अब हमको देखना है कि यूएसएसआर आपके पास यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म जो है वो होता है, यूएसएसआर कैसे बना आपके पास। डन। चलो इसको आप लोग कर लीजिएगा, आगे देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है, खत्म कर लेते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर, देखो क्या होता है आपके पास यहाँ पे। 1922 के अंदर आपके पास एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है चार रिपब्लिक्स की। यस, फोर रिपब्लिक्स की आपके पास यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है वो बुलाई जाती है। कौन कौन, एक तो आपके पास रशिया हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, एक ये ट्रांसक्यूसेशन आपके पास फेडरेशन हो जाता है, यूक्रेन हो जाता है, और बेलारूस आपके पास हो जाता है। ये सारे मिलकर के आपके पास यहाँ पे करते हैं, और एक ट्रिटी बनाते हैं कि भैया हम जो है आज से क्या बन जाएंगे, यूएसएसआर जो है वो बन जाएंगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक्स, ये बन के बन जाता है। फिर 1924 के अंदर आपके पास यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर ने इनको रिकॉग्नाइज कर लिया कि चलो ठीक है भैया, हम जो है आपको मान लेते हैं। एंड उसी टाइम में इन्होंने अपना पहला सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है आपके पास यहाँ पे दे दिया। कैसे, क्या चीज कहते हुए कि भैया यूएसएसआर आपके पास है, इट इज अ यूनियन ऑफ द रिपब्लिक्स, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे लिख लिया। क्लियर, समझ आया, सिंपल सी बात है। 1922 था, उस टाइम में कॉन्फ्रेंस बुलाई, और कॉन्फ्रेंस बुला करके बोल दिया चलो ठीक है भैया, आज से अपन कौन है, यूएसएसआर जो है आपके पास है। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1924 के अंदर इनको रिकॉग्नाइज कर दिया। फिर 1924 के अंदर इन्होंने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, और बोल दिया कि हम कौन है, हम है यूनियन ऑफ द रिपब्लिक्स, हम है यूनियन ऑफ द रिपब्लिक्स। जैसा की प्रिंसिपल्स अगर हम लोग इनके देखें तो क्या थे, दैट इट वाज बेस्ड ऑन नेशनलिटी प्रिंसिपल। ऑल नेशनलिटीज डिक्लेयर्ड इक्वल, कि सब लोग कैसे होंगे, इक्वल जो है हमारे पास यहाँ पे जो होंगे। और इनको ना राइट टू सिसीड भी दिया गया था कि भैया ठीक है तुम ज्वाइन भी कर सकते हो, बट अगर तुमको लीव करना है यूनियन को तो तुम ना एक पेपर के ऊपर ये दिया गया था कि ठीक है चलो ठीक है तुम ना इसको छोड़ भी सकते हो आपके पास यहाँ पे। इन सबको फ्रीडम भी दी गई थी कि आप अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रमोट भी कर सकते हो, हम किसी तरीके से आपके ऊपर बाध्यता जो है वो नहीं रखेंगे। ये चीज आपके पास होती है। फिर धीरे धीरे देखोगे जब सब लोग मिलकर के काम करते हैं तो ऑब्वियसली ग्रो तो करेंगे ही करेंगे। तो धीरे धीरे आपके पास यूएसएसआर भी जो है आपके पास यहाँ पे ग्रो होता है। तो पहले जो चार रिपब्लिक्स थे जिन्होंने आपके पास यहाँ पे ज्वाइन किया था, धीरे धीरे ये पूरी 15 पार्टी लोगों की पार्टी जो है वो बन जाती है। 15 कौन कौन हो जाएंगे, रशिया हो जाएगा, यूक्रेन हो जाएगा, जॉर्जिया हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर मालदोवा है, तुर्कमेनिस्तान है, तजिकिस्तान है, लताविया है ना, लतविया आपके पास है, लिथुनिया आपके पास है, एस्टोनिया आपके पास है। तो ये सारे मिलकर के आपके पास यहाँ पे यूएसएसआर का पार्ट जो है वो बन जाते हैं, और ये पूरा का पूरा आपके पास बन जाता है यूएसएसआर। क्लियर। तो सर यूएसएसआर का डिक्लाइन कैसे होता है बेटा, वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ते सर, यहाँ पे नहीं पढ़ते क्यों सर, इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक हमको पढ़ाओ। आईआर में पूरा पढ़ा रखा है। यस, आईआर के अंदर हमने उसको पूरा पढ़ रखा है। जब एक ही टीचर से पढ़ते हैं तो इसका ये फायदा होता है ना, कि कौन सा टॉपिक एक ही बार पढ़ो, बार बार क्या पढ़ना उसको। तो वहां पे हमने यूएसएसआर को कैसे डिसइंटीग्रेट होता है वो भी हमने पूरा का पूरा पढ़ रखा है। यहाँ पे हम 1939 की तरफ जा रहे हैं, तो हम उतना ही पढ़ेंगे। यस, क्लियर। चलिए सर। सो आज के लिए इतना ही, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेते हैं, लेट अस स्टॉप द रिकॉर्डिंग।